हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन के जो बचे हुए टॉपिक्स थे वो। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने डेरिवेटिव्स में फ्यूचर ख़त्म किया, ऑप्शन के जो कुछ टॉपिक्स थे स्टार्टिंग के वो हमने डिस्कस किए। आज ये जो डेरिवेटिव्स वाला पार्ट था फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये आज ख़त्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाली जो चीज़ें थी वो, इसके बाद हम वीडियोस बनाएंगे फॉर दी क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर इसके बाद एक लास्ट पार्ट आएगा जिसमें कि जो करेंसी डेरिवेटिव वाला टॉपिक था उसके कॉन्सेप्ट्स भी हम समझ लेंगे, और जो फॉरेक्स चैप्टर में उसके जो क्वेश्चंस थे करेंसी डेरिवेटिव से रिलेटेड वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप वीडियोस देख रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई फीडबैक है, सजेशन है, आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन विद द टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ ऑप्शन विच इज़ फेयर प्राइस। अगर हम एक चीज़ सोचें तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो होल्डर ऑफ द ऑप्शन होता है वो पे करता है राइटर ऑफ द ऑप्शन को क्या चीज़, मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, यानी कि राइटर जो है वो रिसीव करता है प्रीमियम अमाउंट फॉर लाइक सेलिंग दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टू दी होल्डर। यानी कि राइटर इज चार्जिंग दिस प्रीमियम अमाउंट फॉर व्हाट, दी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो प्राइस है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है, प्रीमियम अमाउंट है। वो प्रीमियम अमाउंट जो होल्डर पे करता है किसे, राइटर ऑफ दी ऑप्शन को। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि जो वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन हमें करना है, ठीक है, जो हमें वैल्यूएशन करनी है ऑप्शन की, उसमें हमें क्या निकालना है, फेयर प्रीमियम। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या है, प्राइस बताना। कौन सा प्राइस, फेयर प्राइस। ठीक है, प्राइस क्या है यहाँ पे मैंने अभी बताया, प्रीमियम अमाउंट। यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, फेयर प्रीमियम टू बी चार्ज्ड बाय द राइटर फ्रॉम दी होल्डर। जो भी हम चीज़ें सोचेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो अपनी एक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करेगा। वो ही तो है ना जो अपनी एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करेगा कि आगे जाके उसे क्या मिलने वाला है और उस चीज़ के लिए उसे आज कितना पे करना चाहिए। ठीक है, इसकी एक एक्सेप्शन भी है, वो आगे जाके आप लोगों को मैं बता दूंगी। फिलहाल हमने क्या पढ़ा, वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द फेयर प्राइस विच इज़ फेयर प्रीमियम। चलिए बात करते हैं, हमें दिए हैं इसमें ये दो केसेस। ठीक है, द केस 1 एंड द केस 2, जिसमें कि फर्स्ट केस में क्या लिखा है पढ़ते हैं। फर्स्ट केस में लिखा है व्हेन वन और मोर expected market price of underlying is given। क्या लिखा है, एक या एक से ज़्यादा expected market price, किस चीज़ का expected market price, अंडरलाइंग का। अंडरलाइंग हमें पता है क्या होता है, अगर वो दिया हुआ है तो किस तरीके से वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको कैलकुलेट करनी है। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ, जो भी एक्सपेक्टेशंस आज हम बिल्ड कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, किसके रिगार्ड में, अंडरलाइंग के रिगार्ड में। ठीक है, कि अंडरलाइंग का आगे जाके क्या मार्केट प्राइस रहने वाला है, वो अगर हम एक्सपेक्टेशंस आज बिल्ड कर लें, दिस विल बी आवर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। हमें दिया हुआ है एक फॉर्मूला कि हम किस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन निकाल सकते हैं। पहले हम एक बार फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बनाया गया है, क्या इसका मतलब है, क्या लॉजिक है बिहाइंड दिस। चलिए बात करते हैं, हमें दिया है कॉल ऑप्शन का फेयर प्राइस या पुट ऑप्शन का फेयर प्राइस विच इज़ फेयर प्रीमियम। हम आगे से उसे फेयर प्रीमियम ही बोलेंगे। किस तरीके से निकाला जाएगा, ये जो C0 है इसका मतलब क्या होगा, C मतलब कॉल ऑप्शन, P मतलब पुट ऑप्शन, बट ये जो O है इसको आप ऑप्शन मत समझना, दिस इज नॉट O, दिस इज 0। ओके, यानी कि कॉल ऑप्शन का प्राइस एट 0 पीरियड विच इज़ टुडे। ठीक है, अगर मैं निकालूँ
कॉल ऑप्शन का प्राइस आज की डेट में क्या है, आई विल डिनोट इट एज C0, और पुट का निकालूँ तो इट विल बी P0, यानी 0 पीरियड टाइम पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉल का फेयर प्रीमियम या पुट का फेयर प्रीमियम तो किस तरीके से डिनोट किया जाता है, इट इज़ C0 एंड P0। लिखा है फॉर्मूला एक्सपेक्टेड पे ऑफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस PIR की पावर N और E की पावर RT। ठीक है, हमें पता है E की पावर RT लगाया जाता है जब हमें करनी होती है कंपाउंडिंग, ये चीज़ हम फ्यूचर में पढ़ चुके थे। 1 प्लस PIR की पावर N कब करना होता है, जब हमें निकालना होता है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अगर हमें कंपाउंडिंग स्पेशली मेंशन करके दिया है तो हमें लगाना है E की पावर RT। ठीक है, हमें ये चीज़ पता थी, फ्यूचर में भी ये पता है, अब यहाँ पे भी बात करते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है। हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं E की पावर RT से या 1 प्लस PIR N से क्यों कर रहे हैं। PIR का मतलब मैंने आपको बता दिया था, PIR हियर रिफ्लेक्ट्स पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट की पावर N मीन्स N इज नंबर ऑफ ईयर्स। E की पावर RT में मैंने आपको बताया था R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज़ द टाइम। एंड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको क्या कहा था, मैं समझा दूंगी जैसे ही क्वेश्चन आएगा। बट हमें ये चीज़ याद रखनी थी कि E की पावर 1 क्या होती है 2.71828, राइट। और फिर जो भी E की पावर 1 तो हो गया 2.71828, यानी कि R इंटू टी जो हम करेंगे वो जाएगा 2.71828 की पावर में। ठीक है, और फिर हम उसे डर्टी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये मैं आपको जब हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में, मैं आपको पूरा कैलकुलेटर के ऊपर बता दूंगी क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से डर्टी पावर मेथड से हम सॉल्व कर पाएंगे इसे। बट फिलहाल हमारा डिस्कशन है कि हमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होता है वो चीज़ समझनी है और ये फॉर्मूला किस तरीके से डराइव हुआ है वो समझना है। बात करते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ की। चलिए, मैंने आपसे कहा हमें समझना है एक्सपेक्टेड पे ऑफ। पे ऑफ में कंफ्यूज मत होना, पे ऑफ सिर्फ पे नहीं होता है। ठीक है, पे ऑफ का मतलब ये नहीं जो अमाउंट हमें पे करना है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं, हमें केस में बोला था, ठीक है, कि हमें एक या एक से ज़्यादा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस गिवन है, तो ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड पे ऑफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस PIR की पावर N और E की पावर RT, ये हमें फॉर्मूला बताया था इन्होंने। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अगर हमारे पास 1 एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है तो किस तरीके से ये फॉर्मूला है, जो हमें फॉर्मूला था वो किस तरीके से डराइव होगा, बात कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए हमें एक एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस गिवन है, सिर्फ एक। ठीक है, जो ज़्यादा वाला केस है वो इसके बाद डिस्कस करूँगी। अभी कौन सा बता रही हूँ जिसमें एक एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस हमें गिवन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मान लीजिए कॉल ऑप्शन है जिसका कि स्ट्राइक प्राइस हमें गिवन है ₹100 एंड मेरी एक्सपेक्टेशन है उस अंडरलाइन को लेकर कि उसका प्राइस हो जाएगा 120। ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 120। यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन के बारे में, इस कॉल ऑप्शन के बारे में आज सोचूं, मैंने ख़रीदा नहीं है, ठीक है, मैंने ख़रीदा नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, या फिर अगर मुझे ख़रीदना चाहिए तो किस प्राइस पे मुझे ये कॉल ऑप्शन ख़रीदना चाहिए, तभी तो मैं बोलूँगी ना इसका ये फेयर प्राइस है, राइट। यानी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ मैं सोचूंगी, एज अ होल्डर ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, चलिए मैं आज अगर एक होल्डर ऑफ द ऑप्शन बनना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने ख़रीदा नहीं है ये कॉल ऑप्शन, आई एम जस्ट बिल्डिंग माई एक्सपेक्टेशन कि क्या फेयर प्राइस रहना चाहिए इस कॉल ऑप्शन का, तो मैं क्या सोचूंगी, देखो मैं सोचूंगी जो प्राइस है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है ऑफ द अंडरलाइन इज ₹120, बट इफ आई परचेज दिस कॉल ऑप्शन, ठीक है, तो क्या स्ट्राइक प्राइस रहेगा 100। यानी कि आई विल बी एबल टू परचेज द अंडरलाइन एट ₹100 even when the price is 120 for that underlying, right?
मेरे लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा, मेरे लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो इस केस में एक्सपेक्टेड पे ऑफ, मैंने भी बोला पे ऑफ पेएबल नहीं है। पे ऑफ का मतलब यहाँ पे है कि क्या चीज़, कितने पैसे रिसीव होने, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। पे ऑफ मीन्स द प्रॉफिट और द लॉस। ठीक है, चलिए इस केस में अब अगर मैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ की बात करूं तो मैं क्या सोचूंगी, देखिए एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है 120, राइट, एंड जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 100। क्या है, 100। तो मेरा फ़ायदा कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ का। पे ऑफ मीन्स प्रॉफिट और दी लॉस। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो लॉस, पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट, राइट। चलिए पे ऑफ मीन्स प्रॉफिट और लॉस, तो यहाँ पे मेरे लिए तो क्या है, प्रॉफिट है। आई एम दी होल्डर ऑफ द ऑप्शन। और अगर मैं राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मैं तो एज अ होल्डर ऑफ द ऑप्शन ये जो ऑप्शन था इसे एक्सरसाइज करूंगी ही करूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस इज 100 एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इज 120, यानी कि राइटर ऑफ द ऑप्शन के लिए तो क्या हो जाएगा, पे ऑफ नेगेटिव हो जाएगा, वो क्या है उसके लिए लॉस हो जाएगा। चलिए मैंने क्या सोचा, मेरा एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना है 20, पर क्या है ये 20 का पे ऑफ आज का है, आंसर इज नो। ये पे ऑफ तो आज का नहीं है, कब का है, उस फ्यूचर डेट का है, उस एक्सरसाइज डेट का है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन थी। ठीक है, यानी कि अगर जैसे आप नॉर्मली भी सोचिए, आज अगर आपसे कोई कहे कि 1 साल बाद मैं आपको 1100 रुपये दूंगा, कब दूंगा, 1 ईयर एंड पे। ठीक है, कब मांग रहा है, आज मांग रहा है, 0 पीरियड पे आपसे पैसे मांग रहा है, कह रहा है कि मैं आपको 1100 रुपये दूंगा एट 1 ईयर एंड। आप आज उसे कितने पैसे देंगे, ठीक है, आपको मिलने वाले हैं 1100, कुछ आपके लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, कुछ आपका रिक्वायर्ड रिटर्न होगा जो आप कमाना चाहते होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, मान लीजिए 10% है आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो आप क्या करेंगे, 1100 अगर आपको मिलेंगे कब, 1 ईयर एंड पे, आप उसकी आज की वैल्यू निकालना चाहोगे और वो पैसे आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, वो पैसे आप इन्वेस्ट करोगे सो दैट उस पर आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल के वो पैसे कितने बन जाए, 1100 रुपये। यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो 1100 रुपये हमें मिलने वाले हैं एट 1 ईयर एंड, इसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कि कितने पैसे हमें आज इन्वेस्ट करने चाहिए सो दैट वी गेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलिए डिस्काउंट करेंगे, कैसे करेंगे, 1 प्लस PIR, मैंने भी बताया PIR का क्या फॉर्मूला, PIR की पावर n तो यहाँ पे 1 है तो इसकी तो कोई नीड है नहीं। ठीक है, यानी कि 1100 डिवाइडेड बाय 1.1, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू क्या आई, 1000 रुपये। कितनी आई, 1000 रुपये। यानी कि अगर मैं आज 1000 रुपये इन्वेस्ट करूँगी और मुझे जो पर्सन बोल रहा है कि वो मुझे कितने देगा, 1100 रुपये देगा एट 1 ईयर एंड, तो अगर मैं आज 1000 रुपये इन्वेस्ट करूँ और 1 साल बाद मुझे 1100 रुपये मिले, तो मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था ऑफ 10% ऑन दिस इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो अचीव हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर हम देखें बेसिकली हुआ क्या इस केस में, 1100 रुपये हमें मिलने थे 1 ईयर एंड पे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें पता था कि हमें एटलीस्ट अगर मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, यानी कि मुझे पता था कि अगर मैं आज कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहूँ, ठीक है, कुछ भी अगर मैं पैसे दे रही हूँ किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे एटलीस्ट उस पर 10% रिटर्न तो मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा आगे जो मुझे मिलने वाला है वो फिक्स हो गया, ठीक है, अगर आगे जो मुझे मिलने वाला है वो अमाउंट फिक्स हो गया, तो मुझे आज कितना देना है सो दैट मैं 10% कमा सकूं, वो तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना। और कैसे डिसाइड किया मैंने, 1100 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। ठीक है, वो प्रेजेंट वैल्यू मैंने क्या यूज़ करके निकाली, मेरा ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि अब देखो, अगर मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करूं, ठीक है, उस पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1000 पे 10% का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा।
यही था मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और अब मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 1100 रुपये। ठीक है, यानी कि मेरा एक तरीके से देखा जाए तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर मैं कुछ चीज़ इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करूँ कहीं पे भी, उसमें मुझे एटलीस्ट 10% का रिटर्न तो मिलना चाहिए। क्या वो फुलफ़िल हो रहा है? आंसर इज़ यस। यहीं पे अगर मुझे कहा जाता कि आप पैसे लगाइए 1050 और मैं आपको 1 साल बाद 1100 रुपये दूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा कि कितना आएगा इन दिस केस। ठीक है, जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगी कितने ₹1050 एंड मुझे मिलेंगे 1 ईयर एंड पे कितने, 1100 रुपये। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% से तो कम ही आ रहा होगा, और मैं ये प्रपोजल क्या करूँगी, एक्सेप्ट तो नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं कितने दे सकती हूँ, अभी मैंने निकाला 1000 रुपये दे सकती हूँ, ठीक है, सो दैट अगर मुझे 1 साल के बाद 1100 रुपये मिले तो मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था वो मुझे अचीव हो जाए। बट इस केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, तो मैं तो ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दूँगी। सिंपली यहाँ पे भी जब हमने एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाला तो ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ कब का है, फ्यूचर डेट का है। ठीक है, मान लीजिए वो फ्यूचर डेट 1 साल बाद की है, जैसे इस केस में हमें 1100 था, वो हमें कब मिल रहा था, 1 पीरियड एंड पे मिल रहा था। मान लीजिए 20 रुपये हैं, ये 1 साल बाद के हैं। 20 रुपये कब के हैं, 1 साल बाद के हैं। बट आपसे जो प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, क्या वो 1 साल बाद चार्ज किया जाएगा या आज चार्ज किया जाएगा, आज 0 पीरियड, आज मांगा जाएगा ना आपसे। आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो आज, तो प्रीमियम अमाउंट तो एटलीस्ट आप आज ही पे करेंगे ना। ठीक है, आप आज पे करेंगे, यानी 0 पीरियड पे आपको पे करना है। ठीक है, 0 पीरियड पे आपको क्या करना है, पे करना है। और जो पे ऑफ है, जो आपको रिसीव होगा, जो आपको प्रॉफिट रिसीव होगा, वो कब होगा, 1 साल के बाद। तो क्या आप आज के टाइम पे 20 रुपये दोगे इसके लिए भी? ठीक है, क्या आप आज के टाइम पे 20 रुपये देने को तैयार हो जाओगे प्रीमियम? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि देखो 20 रुपये मिलेंगे 1 साल के बाद। ठीक है, मेरा भी तो कुछ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा ना। मैं अगर आज, क्या मेरे से बोल रहे हैं ये कि 20 रुपये आप आज दे दो, ठीक है, और 20 रुपये मुझे मिलेंगे 1 साल बाद, ये तो उल्टा मेरे लिए लॉस है। क्यों? वही 20 रुपये अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ तो मेरा कुछ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मान लीजिए वही 10% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो मुझे क्या मिलेगा, 10% का रिटर्न भी मिलेगा इस 20 रुपये पे, और मुझे कितने पैसे मिलेंगे, टोटल 22। बट मुझे यहाँ पे 1 साल बाद कितने मिलने वाले हैं, 20 रुपये मिलने वाले हैं। तो ऑब्वियसली मैं 20 रुपये तो नहीं पे कर सकती आज के टाइम पे फॉर गेटिंग दिस ₹20 एट 1 ईयर एंड, क्योंकि एक्सपेक्टेड पे ऑफ तो यही है। मेरी एक्सपेक्टेशन है 20 रुपये मिलेंगे 1 साल के बाद, उसके लिए मैं आज 20 रुपये तो नहीं दूंगी। ठीक है, कि 1 साल के बाद 20 मिलने वाले तो आज भी 20 दे दूँ, ये तो मैं नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं निकालूंगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से कैलकुलेट करूँगी, अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, विच इज़ 10%। कैसे निकालूंगी, जैसे मैंने अभी निकाला था कि 1100 रुपये अगर मुझे मिलेंगे एट 1 ईयर एंड, तो आज की डेट पे मैं कितने पे करूँ फॉर गेटिंग दोज ₹1100। तो मैंने क्या किया था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। सिमिलरली मैं यहाँ पे करूँगी 1 + 0.10 n, तो क्या मैंने यहाँ पे भी 1 पीरियड बोल दिया था, तो 1 ही मान लो। इसका आंसर हम निकालेंगे ₹20 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आया हमारे पास 18.1818। ये क्या हुआ हमारे लिए, C0 विच वॉज फेयर प्रीमियम फॉर दिस कॉल ऑप्शन, राइट। यानी ये हुआ क्या, हमने निकाला कि हमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। हमने कैसे निकाली वो चीज़, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन था और स्ट्राइक प्राइस क्या था, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस से कम था। तो मुझे पता है कॉल ऑप्शन अब एक्सरसाइज होगा ही होगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस क्या है, 100 है। मुझे क्या मिल रहा होगा, कम में मिलेगा, जबकि मार्केट प्राइस क्या चल रहा होगा, कुछ ज़्यादा चल रहा होगा, विच इज़ 120 इन दिस केस। तो मैंने क्या निकाला, अपना एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल लिया, ठीक है, एज अ होल्डर ऑफ दी ऑप्शन। ये जो सारे अभी मैं बताऊंगी
केसेस सब होल्डर ऑफ द ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचने हैं। इसकी एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। बट फिलहाल आप अपने दिमाग में यही रख, एज द होल्डर ऑफ द ऑप्शन ही आपको सोचना है। चलिए, मैंने निकाला एक्सपेक्टेड पे ऑफ, जिसका कि फॉर्मूला मैंने क्या बनाया, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। कैसे बना, देखिए कॉल ऑप्शन के केस में, ठीक है, ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा, अगर हम कायदे से सोचें कब एक्सरसाइज होगा, अगर स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हो या एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ज़्यादा हो। सोचते हैं, चलिए मान लीजिए एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है 120 और स्ट्राइक प्राइस है 150। एक केस ले लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस है 100 और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है 120। किस केस में कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट केस का मतलब क्या है, स्ट्राइक प्राइस है 150, यानी आई विल बी एबल टू परचेज, क्योंकि कॉल ऑप्शन था आई विल परचेज द अंडरलाइन, so I will be able to purchase it at rupees 150 when the price is rupees 120 in the market। यानी कि अगर मैं मार्केट से ख़रीद लूँ तो मुझे ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा, तो मैं क्यों ख़रीदूँगी इस कॉल ऑप्शन के अंडर। मैं तो ये कॉल ऑप्शन क्या करूँगी, एक्सरसाइज नहीं करूँगी, यानी कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। इस केस में एज द होल्डर ऑफ द ऑप्शन कोई पे ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन ही एक्सरसाइज नहीं हुआ, राइट। सेकेंड केस में अगर मैं देखूँ तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या है 120 और स्ट्राइक प्राइस क्या है 100, यानी कि आई विल बी एबल टू परचेज द अंडरलाइंग एट रुपीज़ 100 व्हेन द स्ट्राइक प्राइस इज रुपीज़ 120, राइट। यानी कि क्या होगा, ऑप्शन एक्सरसाइज। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस चल रहा है ज़्यादा और मुझे कॉल ऑप्शन में ऑप्शन मिल रहा है कि मैं अंडरलाइंग परचेज कर सकती हूँ कम प्राइस में देन दी मार्केट प्राइस, तो मैं तो ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगी एज द होल्डर। यानी कि अगर मैं पे ऑफ निकालूँ तो क्या ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम दी स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या निकाला, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाला। एक्सपेक्टेड पे ऑफ मुझे पता है कब मिलेगा, एक्सरसाइज डेट पे मिलेगा, विच इज़ सम फ्यूचर डेट, आज की वैल्यू नहीं है। बट प्रीमियम मुझे पे करना है आज। प्रीमियम कब पे करना है, आज जब मैं प्रीमियम पे करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जो आगे मिलने वाला है, ठीक है, उसमें मुझे जो आज इन्वेस्ट करना है वो कमाने के लिए मैं क्या सोचूंगी, इस इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट पे मुझे कुछ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए। और वो मुझे अमाउंट तो फिक्स दिख ही रहा है ना कि 20 रुपये मिल रहे हैं, यानी मैं डेविएट किसको करूँगी, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। वो मैं कैसे निकालूंगी कि मुझे आगे जाके अगर 20 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, ठीक है। आज की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो वो क्या डिनोट करेगा कि आज अगर मैं ये पैसे इन्वेस्ट कर दूँ विच इज़ 18.1818 रुपीज़, अगर ये मैं आज इन्वेस्ट कर दूँ और मुझे 1 ईयर एंड पे 20 रुपये मिलेंगे इसके बदले में, तो क्या मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिल जाएगा, आंसर इज यस। चलिए, आई होप आप लोगों को अब ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ को हमने डिस्काउंट क्यों किया है, यानी प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों लेके आए हैं फॉर कैलकुलेटिंग दी कॉल का फेयर प्राइस टुडे एट द ज़ीरो पीरियड, राइट। यहीं पे अगर हम बात करें, देखिए पे ऑफ के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, पे ऑफ के बारे में बात हो रही थी, एग्जांपल लिया था हमने। मान लीजिए ये एक कॉल ऑप्शन ना हो के पुट ऑप्शन है, ठीक है, क्या है, पुट ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि मुझे क्या मिलेगा, बेचने का अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा, बेचने का अधिकार मिलेगा। चलिए बात करते हैं, सब कुछ सेम रहेगा। पुट ऑप्शन का अगर हमें निकालना है फेयर प्रीमियम, सब कुछ सेम रहेगा। हमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ ही निकालना है, हमें डिस्काउंट ही करना है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है। सिर्फ एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकलेगा, वो फॉर्मूला चेंज होगा। जब कॉल ऑप्शन का निकाला तो मैंने आपको क्या सेंस बताई थी, तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पे ऑफ। और क्यों, कैसे बनाए फॉर्मूला कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ही क्यों लिया, क्योंकि वो बड़ा होना चाहिए अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कराना है तो, ठीक है।
इसलिए हमने लिया एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एंड माइनस स्ट्राइक प्राइस। बात कर लेते हैं, अगर ये पुट ऑप्शन होता तो क्या ये एक्सरसाइज होता या लैप्स होता, बात करते हैं। देखिए लिखा है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इज 120 एंड द स्ट्राइक प्राइस इज 150. This means I will be able to sell the underlying at rupees 150 when the market price is rupees 120. यानी कि मैं ज़्यादा में बेच पाऊँगी। अगर मेरे पास ये ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, तो मैं ज़्यादा में बेच पाऊँगी। ठीक है, अगर मैं इसे एक्सरसाइज करती हूँ तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या चल रहा होगा, कम चल रहा होगा, डेफिनेटली आई विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, राइट। और सेकेंड केस में क्या हुआ, इसका मतलब आई विल बी एबल टू सेल एट रुपीज़ 100 व्हेन द मार्केट प्राइस इज़ 120. तो ऑब्वियसली मैं मार्केट में बेचना चाहूँगी ना, मैं क्यों बेचूँगी इसमें, ये ऑप्शन के अंडर। ठीक है, मैं पुट ऑप्शन के अंडर तो अंडरलाइन नहीं बेचने वाली, मैं क्या करूँगी, मार्केट में बेच दूँगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा में बिक रहा है। यानी कि ये जो ऑप्शन मुझे मिल रहा था, पुट ऑप्शन, ये मैं लैप्स होने दूँगी, एक्सरसाइज नहीं करूँगी। तो पे ऑफ हमारा कब निकलेगा, इसमें जो पे ऑफ का फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, इसमें क्या बड़ा होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस, और क्या कम होना चाहिए, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। यानी कि पे ऑफ का फॉर्मूला बनेगा स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। ठीक है, आई होप आप लोगों को एटलीस्ट पे ऑफ कैसे निकालना है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकालना है और डिस्काउंट क्यों करना है, अब ये भी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अब हमने डिस्कस करा कि अगर एक एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस दिया था तो किस तरीके से हमने एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाला, और ये फॉर्मूले में हमने पुट करके किस तरीके से हम C0 या P0 पे पहुँच पाए। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक से ज़्यादा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस दिए हों, अगर एक से ज़्यादा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस दिए हों तो किस तरीके से हमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है। देखो, तो जिस तरीके से आपको एक एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस जब गिवन था, आप एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल रहे थे, उसी तरीके से मान लीजिए आपको 2, 3, 4, 5 या जो भी जितने भी आपको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस गिवन है, ठीक है, सबके लिए आप सेपरेटली एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल सकते हैं। आंसर इज यस। क्यों, हमेशा बस क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस तो सेम रहेगा, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस को हम फॉर्मूला में चेंज कर देंगे। अगर कॉल ऑप्शन है तो फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बड़ा होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस से। तो फॉर्मूला क्या बना था, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, क्या बना था वो हमारा एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस चेंज करते जाएंगे, जो भी मतलब डिफरेंट जो भी गिवन है वो हम पुट करते जाएंगे एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस की जगह, स्ट्राइक प्राइस हमारा सेम रहेगा और एक्सपेक्टेड पे ऑफ हमारे डिफरेंट निकल के आ जाएंगे फॉर ऑल दैट एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या आ गए, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकल के आ गए। हमें क्या गिवन होगा, जो ये एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आपको दिए होंगे ना, इनकी हमें दी होंगी प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, क्या गिवन होगी, प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लीजिए आपको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस गिवन है 80, 100, 120, 140 और इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको दी होगी। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट प्राइजेस दिए हैं कि ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट में कि ये प्राइस होने वाला है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको गिवन होगी कि ये चांसेस हैं कि प्राइस 80 होगा, 100 होगा। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज़ आपको गिवन है। मैंने क्या बोला, आप निकालिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ठीक है, सभी केसेस में, यानी कि अगर प्राइस 80 है तो क्या पे ऑफ रहेगा, 100 है तो क्या रहेगा, 120 है तो क्या रहेगा। क्या है ये, कॉल ऑप्शन है। पे ऑफ का फॉर्मूला क्या बताया था, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यही बताया था ना फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। फॉर्मूला में देखो 80 है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या है 80 है, और स्ट्राइक प्राइस क्या है 100 है। आप सोचना, ये कॉल ऑप्शन है जिसमें कि आपको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस दिया है 80, ठीक है, और आपको बोला है स्ट्राइक प्राइस रहेगा 100, यानी आप ज़्यादा में खरीदोगे अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करोगे तो। ठीक है, मार्केट में मिल रहा होगा 80 का,
तो क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं? आंसर इज नो, कॉल ऑप्शन तो एक्सरसाइज ही नहीं होगा। एक्सरसाइज नहीं होगा तो ऑप्शन होगा लैप्स और पे ऑफ बनेगा 0। ठीक है, अगर प्राइस हो जाता है 100 तो क्या करेंगे? 100 माइनस 100 विच इज़ 0। प्राइस हो जाता है 120, 120 माइनस 100 करेंगे तो आएगा 20, सिमिलरली आएगा 40। ये जो हमें गिवन थे ये क्या थे? ये मार्केट प्राइस गिवन था। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस नहीं, ये सिर्फ हमें क्या गिवन थे? मार्केट प्राइजेस गिवन थे। अगर हम इन मार्केट प्राइजेस पे पे ऑफ निकालें तो क्या वो एक्सपेक्टेड पे ऑफ बनेगा? आंसर इज नो। ना तो ये एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है और ना ही ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ है। ये सिर्फ क्या है? एक पे ऑफ है इफ़ द मार्केट प्राइस इज 80। ये पे ऑफ है अगर प्राइस हो जाए, मार्केट प्राइस हो जाए 100, यानी कि कोई एक्सपेक्टेड पे ऑफ नहीं है। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेक्टेड पे ऑफ। हमें ये जो प्राइजेस दिए थे, ठीक है, इनकी हमें प्रोबेबिलिटी भी गिवन थी, यानी कि एक्सपेक्टेशंस तो कब बिल्ड होंगी? जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते किससे? प्रोबेबिलिटी से। तो क्या निकलता? एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आता। ठीक है, क्या आता है? एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आता। बट ठीक है, हमने एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं निकाला, हमने पे ऑफ निकाल लिए। ठीक है, इन प्राइजेस के ऊपर क्या निकाल लिए? पे ऑफ निकाल लिए। हमें क्या पता है? प्रोबेबिलिटी से ही एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होंगी। ठीक है, यानी कि ये जो पे ऑफ होगा इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.20। 20 पे ऑफ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.25। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से तो क्या अब आएगा एक्सपेक्टेड पे ऑफ? आंसर इज यस। ये आएंगे हमारे पास एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स एट डिफरेंट मार्केट प्राइस लेवल। इनका अगर हम सम कर दें, टोटल कर दें, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ठीक है, जो कि हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉर फेयर प्रीमियम। राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर एक एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस दिया है तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ किस तरीके से निकलेगा, और अगर एक से ज़्यादा दिया है तो फिर किस तरीके से निकलेगा। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मुझे आपको इन डिटेल समझाना था, इसलिए मैंने उसको पूरा ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, वरना आप सिंपली इस तरीके से भी याद कर सकते थे कि एक है तो फॉर्मूला क्या बनना है वो बता दिया है मैंने, और एक से ज़्यादा है तो उसी फॉर्मूले से पे ऑफ निकालने हैं डिफरेंट लेवल्स पे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड पे ऑफ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड केस, जिसमें कि हमें बोला है कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग इज नॉट गिवन, यानी कि हमें एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या रहने वाला है वो हमें पता ही नहीं है। अब आप एक छोटी सी बात सोचना कि अगर हमें एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पता था तो हम उसकी मदद से एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल पा रहे थे, और वो एक्सपेक्टेड पे ऑफ हमें पता था कि हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो हम आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को यूज़ करके, और फिर हम क्या कर रहे थे? उतना अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो रहे थे, और हम उसे क्या नाम दे रहे थे? फेयर प्रीमियम। ठीक है, बट अगर मुझे पता ही नहीं है कि आगे जाके मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे आज कितने पैसे देने चाहिए? आप देखो, हो सकता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारी ना हो मार्केट प्राइस को लेके, हो सकता है, वेरी पॉसिबल, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि फेयर प्राइस जो है ऑप्शन का वो हम लोग डिसाइड ना कर पाए। हम क्या सोचेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पता है। देखो, स्ट्राइक प्राइस तो पता ही है, और अंडरलाइन का आज क्या प्राइस होगा वो भी हमें पता ही है। ठीक है, भले ही हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता, बट एटलीस्ट आज हमें ये चीज़ पता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है और आज का अंडरलाइन का स्पॉट प्राइस क्या है। ठीक है, यानी कि अगर इन्हीं की मदद से हम कुछ ना कुछ कर लें, ठीक है, तो हो सकता है फेयर प्रीमियम निकल जाए। बात करते हैं, देखिए इन्होंने बोला कॉल का प्रीमियम एट 0 पीरियड टाइम पे एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस, हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है, माइनस पीवी ऑफ स्ट्राइक प्राइस से आप निकाल सकते हो। एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस माइनस पीवी ऑफ स्ट्राइक प्राइस से आप निकाल सकते हो। किस तरीके से समझना, देखो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ आज का प्राइस पता है, सिर्फ आज का प्राइस पता है, स्पॉट प्राइस हमें
पता है। अगर हमें पता था एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस तो हम पे ऑफ कैसे निकालते थे? एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ले लेते थे माइनस क्या करते थे? स्ट्राइक प्राइस, यही करते थे। बट हमें तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस नहीं पता, स्ट्राइक प्राइस तो पता है, तो हम पे ऑफ कैसे निकाल सकते हैं? एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस, नीचे लिख देती हूँ चलो, एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। क्या मैं इस तरीके से निकाल दूँ तो भी बात बन जाएगी? क्यों? स्पॉट प्राइस तो हमें पता ही है, हमें तो स्ट्राइक प्राइस भी पता है। आप मेरी बात समझना, अगर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस हम कर रहे थे फॉर कैलकुलेटिंग दी एक्सपेक्टेड पे ऑफ, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालने के लिए अगर हम एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कर रहे थे, ठीक है, तो हमें जो ये एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस गिवन था वो कब का था? एक्सरसाइज डेट का, यानी कि फ्यूचर डेट का, राइट। और जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी कब के लिए है? एक्सरसाइज डेट के लिए। कब के लिए है? एक्सरसाइज डेट के लिए, ठीक है। यानी दोनों ही कब के हैं? फ्यूचर के। इसीलिए जो निकल के भी आ रहा था पे ऑफ वो भी कब का था? फ्यूचर का। और उसको हम कहाँ लेके आ रहे थे? प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे थे, डिवाइड कर रहे थे ना, 1 + PIR की पावर n और e की पावर RT अगर केस है कंपाउंडिंग का, तो यही कर रहे थे। यहाँ पे एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस पता है। स्पॉट प्राइस का तो मतलब ही ये हुआ कि वैल्यू ऑलरेडी आज की है। वैल्यू कब की है? आज की है। बट स्ट्राइक प्राइस कब का है? एक्सरसाइज डेट का। कब का है? एक्सरसाइज डेट का। यानी ये तो कब का है? फ्यूचर का। पैरिटी पे ही नहीं है दोनों, पैरिटी पे नहीं है दोनों। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्ट्राइक प्राइस की। क्या करना पड़ेगा हमें? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्ट्राइक प्राइस की। अब आप देखो, एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस कब का है? आज का। स्ट्राइक प्राइस कब का हो गया? क्योंकि हमने पीवी कर दिया तो ये भी कब का हो गया? आज का। जो भी निकल के आएगा डिफरेंस वो कब के लिए होगा? आज के लिए होगा। और यही वैल्यू हमारे लिए क्या होगी? फेयर प्रीमियम की वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि हमें ये जो एक्चुअली में देखो, फॉर्मूला तो पे ऑफ का ही है, फॉर्मूला तो पे ऑफ का ही है, ठीक है। बट जब हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ करते थे, क्या करते थे? एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालते थे तो हम क्या करते थे? एक्सपेक्टेड पे ऑफ को डिवाइड करते थे 1 + PIR की पावर n से, यानी कि हम उसको क्या निकालते थे? प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। और वो प्रेजेंट वैल्यू को हम बोलते थे फेयर प्रीमियम, यानी आज हमें इतना अमाउंट पे कर देना चाहिए फॉर दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जब हम ये वाला फॉर्मूला हमने बना दिया, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो वैल्यू फ्यूचर की आ ही नहीं रही। वैल्यू कब की आ रही है? आज की, ठीक है। यानी आज हमें इतना पैसा दे देना चाहिए, इस फॉर्मूला से यही अमाउंट निकल के आ रहा होगा, ठीक है। हमें उसमें कुछ भी प्रेजेंट वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। जो आ रहा है यही हमारा क्या बन जाएगा? फेयर प्रीमियम बन जाएगा। पढ़ लीजिए, एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस माइनस PV ऑफ स्ट्राइक प्राइस इज द फेयर प्रीमियम कॉल का प्राइस एट 0 पीरियड। क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या है, ये भी स्पॉट प्राइस है, आज का प्राइस है, और स्ट्राइक प्राइस को भी हमने कब का बना दिया है? आज का बना दिया है, राइट। ऊपर तो क्या था? एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल रहे थे एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस का यूज़ करके, जो कि फ्यूचर वैल्यू थी। ऑल्सो स्ट्राइक प्राइस भी कब का होता है? फ्यूचर का होता है। दोनों को माइनस कर रहे थे तो फ्यूचर की वैल्यू आ रही थी, इसीलिए तो हमें क्या करना पड़ रहा था? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू कब की आ रही है? आज की आ रही है। और आज की वैल्यू आने का मतलब क्या है? कि हमें ये प्राइस पे कर देना चाहिए आज की डेट में फॉर दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, पुट ऑप्शन की अगर बात करें, फॉर्मूला क्या था? K माइनस एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, ये निकाल रहे थे। क्यों? स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होना चाहिए एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस से, तभी जो है पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, राइट। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पता नहीं है, पता क्या है? एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस। एंड जो स्ट्राइक प्राइस है वो कब का है? फ्यूचर का है। स्पॉट प्राइस कब का है? आज का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्राइक प्राइस की भी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला हमारे पास बन गया PV ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस। एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस क्या होता है ये मैंने आपको फ्यूचर की जब हम फेयर वैल्यू निकाल रहे थे तब मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी है अगर
इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस क्या है, आप वो पार्ट ज़रूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पुट कॉल पैरिटी मेथड, यानी कि कुछ पैरिटी की बातें हो रही हैं। क्या हो सकता है, देखो पैरिटी का मतलब हमें पता है बराबर। ये जो पुट कॉल पैरिटी मेथड है इसमें जो हम निकालते हैं फेयर प्रीमियम, वो ये अज्यूम करके निकाला जाता है, यानी कि जो पुट कॉल पैरिटी मेथड है ये बनाया ही किस लिए गया है, एक आर्बिट्रेजर को ध्यान में रख के इस मेथड को उन्होंने बनाया है। आर्बिट्रेजर क्या करता है, रिस्क फ्री प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। इन्होंने क्या सोचा, मान लीजिए कोई आर्बिट्रेजर है, ठीक है, क्या है, कोई आर्बिट्रेजर है जो कि क्या करना चाहता है, डिलीवरी लेना चाहता है ऑफ अंडरलाइन। क्या लेगा, डिलीवरी ऑफ अंडरलाइन। जब हमने फ्यूचर में आर्बिट्रेज वाला पार्ट डिस्कस किया था, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि सिर्फ ये डिटरमाइन कर लेना कि भाई जो फेयर फ्यूचर प्राइस है वो क्या है, ज़्यादा है, एक्चुअल में जो फ्यूचर का प्राइस है वो कम चल रहा है, तो हमें फ्यूचर बाय करना है। सिर्फ इतने से आर्बिट्रेज नहीं होगा, यानी कोई रिस्क फ्री प्रॉफिट जो है वो सामने वाला बंदा अर्न नहीं कर पाएगा सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से, यानी उसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, 1 या 2 या 3, जिससे कि वो एक प्रॉफिटेबल पोजीशन में आ पाएगा। अगर ये आर्बिट्रेजर सिर्फ क्या करे, एक कॉल ऑप्शन खरीद ले प्रीमियम देख के कि फेयर प्रीमियम ज़्यादा है या एक्चुअल प्रीमियम ज़्यादा है, तो पुट ऑप्शन खरीद लिया, बेच दिया, जो भी है, सिर्फ अगर इतना कर ले तो उससे कोई आर्बिट्रेज गेन तो उसे नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने क्या अज्यूम किया कि एक आर्बिट्रेजर है जो डिलीवरी लेना चाहता है अंडरलाइन की, बट कैसे, एक आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन में एंटर करके, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है, उसको क्या नहीं होना चाहिए, बेनिफिट नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहता है वो, अंडरलाइन की डिलीवरी लेना चाहता है। अब वो क्या क्या कर सकता है, एक होगा उसके पास कॉल ऑप्शन अवेलेबल, एक होगा उसके पास पुट ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। करना क्या चाहता है, डिलीवरी ऑफ अंडरलाइन लेना चाहता है। इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करके जो ये इन्होंने मेथड बनाया, इसमें इन्होंने क्या बोला, चाहे वो कॉल ऑप्शन यूज़ करे चाहे वो पुट ऑप्शन यूज़ करे, उसका आउटफ्लो, क्योंकि देखो क्या करना है, डिलीवरी ऑफ अंडरलाइन लेनी है, क्या करनी है, लेनी है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आउटफ्लो होगा फॉर परचेजिंग दैट अंडरलाइन। इसका जो आउटफ्लो है इन दिस कॉल ऑप्शन, और अगर ये पुट ऑप्शन ले ले तो इस केस में भी जो आउटफ्लो आएगा वो क्या होना चाहिए, पैरिटी पे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सो दैट दोनों में से किसी भी केस में उसे कुछ ऐसा ना हो कि प्रॉफिटेबल पोजीशन मिल सके। चाहे वो कॉल ऑप्शन ले चाहे वो पुट ऑप्शन ले, उसके लिए आउटफ्लो क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, पैरिटी पे रहना चाहिए। बात करते हैं, अगर वो एक कॉल ऑप्शन लेगा, ठीक है, तो उसने क्या किया, खरीदने का अधिकार तो उसने खरीद लिया, उसे एक्चुअली में करना भी क्या है, डिलीवरी लेनी अंडरलाइन की, यानी कि वो क्या करेगा, कॉल का प्रीमियम पे करेगा, ठीक है, क्या पे करेगा, कॉल का प्रीमियम पे करेगा, और क्या पे करेगा, स्ट्राइक प्राइस। क्या पे करेगा, स्ट्राइक प्राइस। उसे क्या लेनी थी, डिलीवरी लेनी थी, उसने खरीदने का अधिकार खरीदा, जिसके लिए उसने क्या पे किया, कॉल का प्रीमियम पे किया, ठीक है, इस कॉल ऑप्शन के लिए प्रीमियम पे किया। ऑल्सो जब टाइम आएगा यानी एक्सरसाइज डेट आएगी तो वो क्या पे करेगा, स्ट्राइक प्राइस पे करेगा, और उसे क्या मिल जाएगी, डिलीवरी ऑफ अंडरलाइन मिल जाएगी। बट हमें कब की वैल्यू निकालनी है, कब का प्रीमियम निकालना है, आज का, एट 0 पीरियड। यानी कि आप देखो, कॉल का प्रीमियम तो आज ही पे करना है, बट स्ट्राइक प्राइस आज पे करना है क्या, आंसर इज़ नो। स्ट्राइक प्राइस कब पे करना है, एक्सरसाइज डेट पे, यानी कि हमें ऐड करना पड़ेगा पीवी ऑफ स्ट्राइक प्राइस, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस फॉर कैलकुलेटिंग दी आउटफ्लो एज ऑन टुडे, राइट, क्योंकि हम कब का फेयर प्राइस निकाल रहे हैं, आज का, एट 0 पीरियड। किसके बराबर होना चाहिए, पुट ऑप्शन के। पुट ऑप्शन मतलब बेचने का अधिकार खरीदा है, ठीक है, खरीदा है तो प्रीमियम तो देना पड़ेगा, यानी पुट प्रीमियम तो ये देगा ही देगा।
पुट का प्रीमियम पे करेगा। और क्या होगा इस केस में, समझने की कोशिश करना। पुट ऑप्शन है, यानी बेचने का अधिकार तो इसने खरीद लिया है, बट इसे लेनी क्या थी, डिलीवरी ऑफ अंडरलाइन। ठीक है, अभी तक क्या है इसके पास, अगर ये पुट ऑप्शन ले रहा था, अगर ये पुट ऑप्शन ले ले, ठीक है, क्या इसके पास अभी तक डिलीवरी आई अंडरलाइन की, आंसर इज नो। उल्टा क्या है, बेचने का अधिकार इसे मिल चुका है, बट खरीदा तो नहीं है इसने, यानी इसे खरीदना पड़ेगा। खरीदेगा कौन से प्राइस पे, स्पॉट प्राइस पे, एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस पे, इसी प्राइस पे खरीदेगा। ठीक है, यानी कि इस केस में क्या होगा, अगर हम बात करें कॉल प्रीमियम की, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस माइनस पीवी ऑफ स्ट्राइक प्राइस प्लस पुट प्रीमियम। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा कॉल प्रीमियम निकल के आ जाएगा एट 0 पीरियड, और ये पुट प्रीमियम भी कब का होगा, एट 0 पीरियड। सिमिलरली अगर पुट प्रीमियम निकालेंगे तो क्या होगा, पीवी ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस प्लस कॉल प्रीमियम। ठीक है, यानी कि पुट कॉल पैरिटी मेथड में क्या है, एक आर्बिट्रेजर को मद्देनज़र रखते हुए कि वो कुछ प्रॉफिट ना कमा ले, चाहे वो कॉल ऑप्शन ले रहा है या पुट ऑप्शन ले रहा है, और अगर उसे डिलीवरी चाहिए अंडरलाइन की, ठीक है, तो उसका जो आउटफ्लो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ऐसा प्राइस आप अपने कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का रखिए। ठीक है, हमने क्या किया, बराबर रखा, फॉर्मूला निकाला किस चीज़ का, कॉल एंड पुट प्रीमियम का। एक बार देख लेते हैं, क्या है, एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस है माइनस पीवी ऑफ स्ट्राइक प्राइस है प्लस पुट प्रीमियम है। अगर आपको इसको सिंपली इतना लंबा याद नहीं करना, आपको चाहिए कि सिंपली बताओ कैसे याद कर सकते हैं, तो जैसे हमने ऊपर देखा था, कॉल कब एक्सरसाइज होता है, जब स्पॉट प्राइस ज़्यादा और स्ट्राइक प्राइस कम। यही हो रहा है यहाँ पे भी, बस क्या है, पुट प्रीमियम ऐड हो रहा है। एंड सिमिलरली जैसे हम पहले करते थे पुट ऑप्शन में भी क्या किया था, पीवी ऑफ स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस, वही चीज़ हमने यहाँ की, सिर्फ क्या ऐड किया इसमें, कॉल प्रीमियम। आई होप आप लोगों को पुट कॉल पैरिटी मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें दिया है बाइनोमियल मेथड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनोमियल मेथड क्या कहता है कि आज यानी कि 0 पीरियड पे हमारे पास होगा अंडरलाइन का स्पॉट प्राइस, क्या होगा, अंडरलाइन का स्पॉट प्राइस होगा। ऑल्सो एक्सपायरी डेट पे या एक्सरसाइज डेट पे, पीरियड एंड बोल लो, ठीक है, उस पर क्या होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन होगी क्या, हाई प्राइस को लेकर और एक लो प्राइस को लेकर। यानी कि आज अगर अंडरलाइन का प्राइस ये है एट 0 पीरियड, तो जो भी एक्सपायरी डेट है उस पर हाईएस्ट प्राइस ये रह सकता है और एक लोएस्ट प्राइस हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ बोलता है बाइनोमियल मॉडल। इसमें क्या है, दो मेथड्स हैं, एक है रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मेथड एंड दूसरा है रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो। सबसे पहले समझते हैं रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मेथड, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट मेथड पे। रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मेथड में अगर आप कॉल ऑप्शन का प्रीमियम एट 0 पीरियड या पुट ऑप्शन एट 0 पीरियड का आप देख रहे हो फॉर्मूला, तो आपको कहीं ना कहीं जनरल मेथड वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा, पढ़ो, सेम है। यानी कि करना तो क्या है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ ही निकालना है, पीवी ही करनी है, और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, दिया तो यही है। बट इस केस में एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालूं कैसे, मुझे तो क्या पता है, स्पॉट प्राइस पता है, हाई प्राइस पता है, लो प्राइस पता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता होगा, एक स्ट्राइक प्राइस पता होगा ऑप्शन का, क्या पता होगा, स्ट्राइक प्राइस पता होगा ऑप्शन का। ठीक है, इसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं। अगर मुझे, जैसे जनरल मेथड में भी था, अगर मुझे एक से ज़्यादा एक्सपेक्टेड प्राइस गिवन थे, ये एक्सपेक्टेड प्राइस ही है ना, हाई और लो एक्सपेक्टेड ही है, ठीक है, अगर मुझे एक से ज़्यादा एक्सपेक्टेड प्राइस दिए होते थे तो मुझे क्या गिवन होती थी, प्रोबेबिलिटी। और क्या मैं उस प्रोबेबिलिटी को, जो भी मेरा एक्सपेक्टेड पे ऑफ होता था एट बोथ ऑफ दीज प्राइस, जिसको कि मैं एक्सपेक्टेड नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ पे ऑफ एट हाई प्राइस एंड पे ऑफ एट लो प्राइस, ठीक है, होता था, मैं उसको मल्टीप्लाई करती थी प्रोबेबिलिटी से और फिर कुछ एक्सपेक्टेड पे ऑफ आता था जब मैं उन दोनों का सम करती थी। तो होना तो यहाँ पे भी यही चाहिए, क्यों, प्राइस भी दिए हैं, दोनों एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस हैं,
बस क्या नहीं पता मुझे, प्रोबेबिलिटी नहीं पता। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बता दी जाए तो क्या ये सेम बन जाएगा जनरल मेथड जैसा? आंसर इज यस, क्योंकि फॉर्मूला भी सेम है, एक्सपेक्टेड प्राइस भी 2 दिए हैं, बस एक प्रोबेबिलिटी नहीं पता, वरना काम बन जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ना फिर सबसे पहले। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं पता वरना मैं निकाल दूँ, पहले प्रोबेबिलिटी बता देती हूँ कि कैसे निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस क्या होगी? देखिए, वो कहता है जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उसको आप क्या करो, फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाओ, यानी उस फर्स्ट ईयर एंड की वैल्यू उसको आप बनाओ। ठीक है, ये तो क्या होगी, हमारी एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू होगी कुछ। ठीक है, कि स्पॉट प्राइस जो आज चल रहा है उसमें अगर मैं रिस्क फ्री, जो मेरा इंटरेस्ट है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट है, वो अगर मैं ऐड कर दूँ कि इतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ तो। ठीक है, क्योंकि क्या रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो। ठीक, आज एक स्पॉट प्राइस है हमारे पास, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इंटरेस्ट रेट से, हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फ्यूचर वैल्यू पे पहुँच जाएंगे, विच इज़ दी एक्सपायरी डेट वाली वैल्यू। उसमें हम पहुँचे, ये इतने पे पहुँचे हम, उसमें से आप माइनस करो जो भी आपका लोएस्ट प्राइस था एंड उसे आप डिवाइड कीजिए किससे, हाईएस्ट प्राइस माइनस लोएस्ट प्राइस के डिफरेंस से। ठीक है, किससे, डिफरेंस से। तो आप क्या निकाल पाएंगे इस चीज़ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस। क्यों किया ये, देखो, हाई प्राइस माइनस लो प्राइस मतलब ये जो 2 प्राइस गिवन थे, ठीक है, ये जो 2 प्राइजेस गिवन थे इनका क्या था, ये डिफरेंस था। ठीक है, यानी कि देखो ये क्या कह रहा है, ये स्पॉट प्राइस है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऐड होके ये कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू कहीं यहाँ पे लाई कर रही है बिटवीन हाई प्राइस एंड लो प्राइस, बिटवीन हाई प्राइस एंड लो प्राइस। तो ये क्या कहना चाहता है, देखो ये कह रहा है इनका टोटल डिफरेंस देखो कितना है, इनका टोटल डिफरेंस देखो कितना है। ऐसे देखा हमने, टोटल डिफरेंस अगर हाई प्राइस माइनस लो प्राइस का मतलब, यानी टोटल डिफरेंस अगर इतना है, मान लीजिए जो भी अमाउंट आ रहा है, कुछ अमाउंट आ रहा है, कह रहा है अगर टोटल डिफरेंस इतना है तो आप मुझे बताओ कि हाई प्राइस होने का कितनी प्रोबेबिलिटी है। हम क्या बोलेंगे, जो स्पॉट प्राइस है ना उसमें अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट भी ऐड कर दें हम, ठीक है, तो वैल्यू कहीं यहाँ पे लाई कर रही है, वैल्यू कहीं यहाँ पे लाई कर रही है, यानी कि इन दो का जो डिफरेंस है वो हम लिखेंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है स्पॉट प्राइस था, उसमें इंटरेस्ट एडजस्टमेंट की हमने, ठीक है, उसमें से क्या किया, लोएस्ट प्राइस माइनस किया, तो हमें कौन सा डिफरेंस पता चला, ये वाला डिफरेंस। ठीक है, यानी कि देखो ये जो डिफरेंस है ये जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि हाईएस्ट प्राइस की तरफ ये स्पॉट प्राइस ज़्यादा टर्न करेगा, यानी कि ज़्यादा चांसेस हैं कि हाई प्राइस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। देयर आर हाई चांसेस कि जो हाई प्राइस है ना वो अटेन हो। ठीक है, यही शो करेगा ना, जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए देखो हम क्या देख रहे थे कि स्पॉट प्राइस कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा होगा ये ज़्यादा आ रहा होगा। जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, हाईएस्ट प्राइस अटेन होने की। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लोएस्ट प्राइस से जितना ज़्यादा डिफरेंस है, यानी लोएस्ट प्राइस से तो उतना ज़्यादा दूर है ये, अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट भी ऐड हो रहा है तो भी। ठीक है, यानी कि जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, हाई प्राइस की। किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, हाई प्राइस की। ठीक है, चलिए इससे आपको समझ में आया हो तो ठीक, बना मेरे पास एक और तरीका आपको समझाने का, विच इज़ कि एक हाई प्राइस होगा तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, मान लीजिए x, एक लो प्राइस होगा जिसकी की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी विच इज़ 1 माइनस एक्स। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है, एंड देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़, यानी इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम क्या होगा, 1 होगा। अगर इसकी x है, हाई प्राइस की अगर x है तो लो प्राइस की क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स। स्पॉट प्राइस अगर आज ये है,
मान लीजिए कुछ भी आपको वैल्यू दी है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू हम निकाल पाएंगे, तो वो क्या होगी हमारे लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि अगर कुछ स्पॉट प्राइस आज चल रहा है, उसमें अगर उसकी अगर मैं फ्यूचर वैल्यू निकाल लूँ, तो क्या मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू पता चल जाएगी कि क्या रहने वाली है आगे जाके, अगर मैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो, यानी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी उसमें ऐड कर दूँ, तो क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। और एक्सपेक्टेड वैल्यू के क्या फॉर्मूला हो सकता है, हाई प्राइस से अगर मैं प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस मैं लो प्राइस इंटू प्रोबेबिलिटी कर दूँ, तो क्या वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल आता है। आंसर इज यस, यानी कि हाई प्राइस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, लो प्राइस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, एंड किसके बराबर आएगा ये, एक्सपेक्टेड वैल्यू के। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बोली मैंने, स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस PIR की पावर n या e की पावर RT, जो भी हमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो एट दैट मोमेंट, वो होगा हमारे लिए। ठीक है, यानी कि आप देखो हाई प्राइस है x है, लो प्राइस है 1 माइनस x है, किसके बराबर, स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस PIR की पावर n और e की पावर RT के। सॉल्व करेंगे अगर आप इसे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, HP इंटू एक्स है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस LP माइनस LP इंटू एक्स, ये किसके बराबर आ रहा है, SP इंटू, यानी कि स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस PIR की पावर n और e की पावर RT के बराबर आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये तो क्या चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। देखो क्या आएगा, स्पॉट प्राइस, मैं दोबारा से ये सब नहीं लिख रही, ठीक है, आप समझ जाना, LP आएगा, x अगर इधर ही रहे तो क्या जाएगा नीचे, HP माइनस LP। फॉर्मूला हो गया डराइव, आपको जिस भी वे से समझ में आता है आप समझ लेना। x क्या था यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस था, फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस का हमारे पास। ये आई होप आप लोगों को एटलीस्ट ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। एक फॉर्मूला और दिया है R माइनस डी। R क्या है हमारे पास, जो इंटरेस्ट रेट हम निकाल रहे थे ना, यानी कि इसमें कुछ अमाउंट नहीं लिया इन्होंने, बस जो रेट्स थे ना वो कंसिडर किया। रेट कैसे, 1 प्लस PIR n e की पावर RT लिया है। D जो है वो डाउन साइड मूवमेंट इन्होंने कंसिडर किया है, 1 माइनस डाउन साइड मूवमेंट का परसेंटेज। U जो है इन्होंने 1 प्लस अपसाइड मूवमेंट का परसेंटेज। ये फॉर्मूला मैं तो सजेस्ट नहीं करती कि आप करना, ठीक है, सिर्फ अगर आपको अमाउंट स्पेसिफिकली गिवन नहीं हो, सिर्फ परसेंटेज पता है आपको, तो ही आप यूज़ करना, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। आंसर सेम ही आएगा दोनों में, बट आई विल रिकमेंड दिस, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं कि आप डेसिमल्स में आप किस तरीके से कंसिडर कर रहे हो, डेसिमल गलत ना ले लो या जो भी चीज़ें हैं वो, बट इसमें आपको आसानी होती है क्योंकि इसमें सिंपली आपको वैल्यूज़ लेनी होती है जो हाई प्राइस लो प्राइस की दी होती है। आपको ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं निकालनी, तो डेसिमल में भी कन्वर्ट नहीं करना और गलती के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। प्रोबेबिलिटी निकल गई। एक्सपेक्टेड पे ऑफ हमें पता है कैसे निकलता था, पे ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी करते थे, सम करते थे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं तो इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि हाई प्राइस पे और लो प्राइस पे, और उनकी प्रोबेबिलिटी से आप मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ जाएगा क्या, एक्सपेक्टेड पे ऑफ। फॉर्मूला तो क्या था, जनरल मेथड जैसा सेम था, पहले भी किया है, हमें अब भी समझ में आ गया। बात क्या थी वो सारी आप लोगों को एटलीस्ट समझ में आ गई होगी रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मेथड के अंडर। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो या रिप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो मेथड। जहाँ पे भी मैंने ऐसे नाम आपको स्पेसिफिकली लिख के दिए हैं या आगे भी कभी आपको मिले कि मैंने दोनों नाम लिखे हैं, आपको दोनों ही याद रखने हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी वो मेंशन कर सकते हैं दोनों में से। ज़रूरी नहीं है कि आपको रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो आपको स्पेसिफिकली लिख के दिया हो, आपको रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो मेथड भी लिख के दिया हो सकता है, फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। मैंने आपसे कहा था जब मैं आपको जनरल मेथड समझा रही थी कि हमें सारी जो चीज़ें हैं वो होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है और फिर हमें निकालना है कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम एट 0 पीरियड, यानी कि टुडे, ठीक है। बट मैंने उस टाइम पे कहा था उसकी एक एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। वो एक्सेप्शन है रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो मेथड, जहाँ पे आपको राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सोचनी है।
समझने की कोशिश करना। चाहे हम होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि प्रीमियम का फेयर अमाउंट क्या होना चाहिए, चाहे हम राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि प्रीमियम का फेयर अमाउंट क्या होना चाहिए, बात बराबर ही है। डिसाइड क्या होगा, प्रीमियम डिसाइड होगा और अमाउंट क्या होगा, इक्वल ही आएगा। बस यहाँ पे इतना है। बाकी चीज़ों में हम सोच रहे थे होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे हम सोचेंगे राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात करते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो, यानी कुछ हेजिंग करनी है पोर्टफोलियो क्रिएट करके। ये चीज़ तो हम फ्यूचर में भी करके आए थे, इंडेक्स का यूज़ करके पोर्टफोलियो बनाया था, हेजिंग की थी, राइट। करना यहाँ पे भी वही है, बस करना क्या है वो समझ लेते हैं। कुछ इसके स्टेप्स हैं, एक बार रीड करते हैं, फिर एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। स्टेप 1 क्या कह रहा है, लिखा है क्रिएट रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो बाय परचेजिंग अंडरलाइन, यानी कि पोर्टफोलियो बनाना है हेजिंग करने के लिए। ये तो अभी नाम से ही समझ में आ गया था हमें। ये क्या कह रहा है, आप अंडरलाइन को परचेज कर लो, ठीक है, क्योंकि आप क्या हो, राइटर ऑफ द ऑप्शन हो, राइटर ऑफ द ऑप्शन हो आप क्या कर लो, अंडरलाइन को बाय कर लो। क्यों, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना वो कॉल ऑप्शन की डिस्कशन होती है, ठीक है। अगर आप राइटर हो कॉल ऑप्शन के, यानी कि सामने वाला बंदा जो है उसको आप राइट दे रहे हो कि वो खरीद सकेगा, आप रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो। एक तो आपने क्या किया, राइट किया है कॉल ऑप्शन, आप क्या करो, दूसरा आप अंडरलाइन जो है वो परचेज कर लो और एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो। हेज रेशियो का मतलब आपको क्या है, एक ऑप्शन डेल्टा भी इसी को बोलते हैं, जिसका मतलब है डिफरेंस इन पे ऑफ डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन शेयर प्राइस। क्या कह रहा है, देखो जो हाईएस्ट प्राइस है तो क्या बायनॉमियल मेथड ही है ना ये भी, जो हाईएस्ट प्राइस है और जो लोएस्ट प्राइस है उन दोनों पे आप पे ऑफ कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। सेपरेटली पे ऑफ जैसे निकालते हैं वैसे आप निकालिए, उन दोनों का डिफरेंस देखिए, ठीक है, उन दोनों को क्या देखिए, डिफरेंस देखिए, यानी पे ऑफ में कितना डिफरेंस आ रहा है अगर प्राइस हाई है और लो है, ठीक है, यानी उनमें कितना डिफरेंस है, उसे आप डिवाइड कीजिए किससे, जो डिफरेंस है शेयर प्राइस में, यानी कि जो हाई प्राइस है और जो लो प्राइस है उनमें कितना डिफरेंस है, और फिर उन दोनों के टाइम पे, यानी कि उन दोनों के अटेनमेंट पे जो भी पे ऑफ है उनमें कितना डिफरेंस है वो आप लीजिए। यानी क्या कीजिए, डिफरेंस इन पे ऑफ डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन शेयर प्राइस कीजिए, आपको मिलेगा हेज रेशियो। क्या मिलेगा, हेज रेशियो। मान लीजिए आपका हेज रेशियो आ रहा है 0.4, किसी केस में आपका हेज रेशियो क्या आ रहा है 0.4। इस 0.4 का मतलब पता है क्या होता है, इस 0.4 का मतलब है यू हैव टू परचेज 0.4 शेयर्स फॉर 1 कॉल ऑप्शन, ठीक है। यानी हर एक कॉल ऑप्शन के लिए जो भी आप राइट कर रहे हो उसके लिए आपको कितने शेयर लेने हैं, 0.4 शेयर्स, राइट। 0.5 आता है तो मतलब 0.5 शेयर्स फॉर 1 कॉल ऑप्शन। चलिए, बनाने के लिए इन्होंने क्या बोला हमें, रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो, यानी कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें रिस्क क्या हो, ज़ीरो हो। इसका मतलब सिंपली क्या है कि चाहे प्राइस हाई वाला अटेन हो या लो प्राइस अटेन हो, जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है दोनों ही केस में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है। पोर्टफोलियो वैल्यू, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज़ पोर्टफोलियो वैल्यू एट हाई प्राइस और एट लो प्राइस दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, ताकि रिस्क जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। प्राइस अब कुछ भी होता रहे, पोर्टफोलियो की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा रिस्क लेस हेज पोर्टफोलियो मैं आपको बना के देने के लिए तैयार हूँ, बट आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। आपने बोला ठीक है, रिस्क मेरा ज़ीरो कर दो पोर्टफोलियो का, चाहे हाई प्राइस हो लो प्राइस हो, पोर्टफोलियो वैल्यू सेम रहनी चाहिए, जितने शेयर खरीदने के लिए बोलोगे मैं ख़रीद लूँगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, निकाल भी हम एक्चुअली क्या रहे हैं, डिस्कशन हमारा यही है ना कि जो हेज रेशियो वो क्या होना चाहिए, हेज रेशियो से ही तो डिसाइड हो रहा था ना कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं, वही बात यहाँ पे भी चल रही है। चलिए, मैंने आपसे कहा पोर्टफोलियो वैल्यू दोनों में बराबर रहनी चाहिए,
चलिए बात करते हैं। शेयर खरीदने तो कुछ स्पॉट प्राइस भी चल रहा होगा। मान लीजिए स्पॉट प्राइस आज चल रहा है 500। बात किसके बारे में होती है? ये कॉल ऑप्शन के बारे में। याद रखना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ये हमें? राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए हमारा है 515। एक हाई प्राइस है, एक लो प्राइस है। हाई प्राइस आप मान लीजिए 550 एंड लो प्राइस आप मान लीजिए 450। ओके चलिए, मैंने आपसे क्या बोला? पोर्टफोलियो वैल्यू दोनों में रहनी चाहिए बराबर। ठीक है, पोर्टफोलियो वैल्यू दोनों में रहनी चाहिए बराबर। यानी कि अगर आप देखो, एक है हाई प्राइस, एक है लो प्राइस। ठीक है, हाई प्राइस है 550, लो प्राइस है 450। अगर मैं पोर्टफोलियो वैल्यू की बात करूं, यानी वैल्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि पोर्टफोलियो में तो क्या है, मैंने क्या बोला, कुछ शेयर्स होंगे और एक आपने राइट करा होगा कॉल ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि आप कौन हो? राइटर हो ऑफ कॉल ऑप्शन। तो जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो क्या हो जाएगी? मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वही हमें निकालने हैं वैसे तो, वो है x। ठीक है, यहाँ पे उन शेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 550x, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? 450x। क्यों? नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जो प्राइस चल रहा है उससे, तो क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगा, राइट। इसके अलावा देयर विल बी सम पे ऑफ। क्यों? आप हो राइटर ऑफ द कॉल ऑप्शन। बात आती है स्ट्राइक प्राइस क्या है? 515 है। ठीक है, अगर प्राइस हो जाए 550, प्राइस क्या हो जाए? 550 हो जाए, तो क्या होल्डर ऑफ द ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा क्या? ये वाला कॉल ऑप्शन। देखिए प्राइस हो रहा है 550, स्ट्राइक प्राइस क्या है? 515, यानी कि उसे कम प्राइस में मिल रहा है। अगर हाई प्राइस है 550, ठीक है, मार्केट प्राइस है 550, उसको कॉल ऑप्शन में कितने में मिल रहा है? 515 में मिल रहा है, यानी कि वो तो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। यानी कि अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो पे ऑफ किसके लिए है? वो लॉस है टू द राइटर। कितना? 35, विच इज़ 550 माइनस 515, राइट। चलिए बात करते हैं, अगर लो प्राइस हुआ यानी कि 450 हो गया मार्केट में प्राइस, तो क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा होल्डर? आंसर इज नो। क्यों? आप उसको कह रहे हो 515 में खरीद लो, ठीक है, जबकि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है? 450, तो वो मार्केट से खरीदेगा ना। ठीक है, क्या करेगा वो? मार्केट से खरीदेगा तो ऑप्शन हो जाएगा लैप्स। कितना आएगा? 0। आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू देखो क्या बनी यहाँ पे। इस केस में तो पोर्टफोलियो की वैल्यू है 550x माइनस 35 एंड इस केस में वैल्यू है 450x। मैंने क्या बोला? पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि चाहे हाई प्राइस हो चाहे लो प्राइस हो, पोर्टफोलियो वैल्यू होनी चाहिए बराबर। रख देते हैं बराबर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। x अगर हम कॉमन ले ले तो क्या आएगा? ठीक है, 35 क्या है? डिफरेंस इन पे ऑफ। क्यों? देखो दूसरे केस में पे ऑफ क्या था? लोएस्ट प्राइस वाले केस में पे ऑफ क्या था? 0। 35 माइनस 0 इज 35, यानी इसको तो हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंस इन पे ऑफ, राइट। ये क्या है? हाई प्राइस। ये क्या है? लो प्राइस। यानी कि ये क्या बना हमारा टोटल? डिफरेंस इन शेयर प्राइस। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? hedge ratio, difference in payoff divided by difference in share price to make a portfolio of which value remains same at both high और low price attainment। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हेज पोर्टफोलियो ऑन एक्सपायरी। ठीक है, एक्सपायरी के टाइम पे हेज पोर्टफोलियो की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस केस में हेज पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं, विच इज़ 35 डिवाइडेड बाय 100 इज़ 0.35, यानी कि वी हैव टू परचेज 0.35 शेयर्स फॉर 1 कॉल ऑप्शन। ठीक है, हमें क्या बोला उन्होंने? आप एक्सपायरी डेट पे पोर्टफोलियो की वैल्यू निकाल लीजिए। निकाल लेते हैं। देखो
नंबर ऑफ शेयर्स अब हमें पता है, निकालनी तो उसी तरीके से है ना। अगर हाई प्राइस हो जाए 550, लो प्राइस क्या है 450, वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगी, कितने शेयर्स लिए हैं 0.35 शेयर्स, 0.35 इंटू 550 एंड 0.35 इंटू 450, कितनी वैल्यू आएगी, निकाल लीजिए। 550 इंटू 0.35 इट विल बी 192.5 एंड 30.35 इंटू 450 इट विल बी 157.50। ऑल्सो पे ऑफ था, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या था 515, पे ऑफ कितना आ रहा था 35, पे ऑफ कितना आ रहा था 35, यहाँ पे ऑफ क्या आएगा 0। अगर हम टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू निकाल लें, यही कहा ना हमने एक्सपायरी डेट पे निकाल के बताओ, तो पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास आ रही है 192.5 माइनस 35 विच इज़ 157.5 एंड यहाँ पे भी क्या आ रही है 157.5, ठीक है, यानी हमने जो 0.35 निकाला वो बिल्कुल ठीक था। चलिए इतना हमने करा जितना उसने कहा हमसे करने के लिए। स्टेप 3 क्या कह रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हेज पोर्टफोलियो वैल्यू, यानी कि ये जो पोर्टफोलियो वैल्यू आपने निकाली है, ठीक है, इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो कब की वैल्यू है, एक्सपायरी डेट की वैल्यू है ना, ये कब की वैल्यू है, एक्सपायरी डेट की वैल्यू है। आप इसकी आज की वैल्यू बता दीजिए मुझे। हम क्या करेंगे, इसका पीवी निकालेंगे। मान लीजिए रिस्क फ्री रेट है 10%, ठीक है, और ये 1 ईयर का टाइम पीरियड था इनका। चलिए 1 + 1.10 यही करना पड़ेगा। निकाल ली हमने वैल्यू 1.10 करके, कितनी 143.18। ये हमारे पास क्या आ रही है, जो इसने बोला पीवी ऑफ हेज्ड पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू तो यही रहेगी। अब चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए, ठीक है, प्राइस कुछ भी हो जाए, वैल्यू तो क्या रहेगी 157.50। ये चीज़ हमने अभी चेक भी कर ली, हाई प्राइस पे भी यही आ रही है और लो प्राइस पे भी यही आ रही है। इसकी अगर हम पीवी निकाल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है ₹143.18। ये क्या कह रहा है, देखो स्टेप 4 में ये कह रहा है कि जो प्रीमियम है कॉल ऑप्शन का वो क्या होगा, जो भी फंड्स रिक्वायर्ड हैं टू बाय द अंडरलाइंग टुडे, ठीक है, यानी कि आपको 0.35 शेयर्स खरीदने थे। क्या प्राइस चल रहा था, 500 प्राइस चल रहा था, ठीक है, निकालो 500 इंटू 0.35 यानी कि 175 रुपीज़ तो आपको यानी कि 175 रुपीज़ तो आपको आज देने पड़ेंगे फॉर परचेजिंग दीज शेयर्स, राइट। इसमें से आप माइनस कर लो जो हेज पोर्टफोलियो की वैल्यू आ रही है विच इज़ 143.18। बाकी का बचा हुआ आप चार्ज कर लो किससे, देखो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 143.18 हो जाएगी। आपको आज कितने पैसे देने पड़ रहे हैं 175, ठीक है, यानी कि हेज पोर्टफोलियो की वैल्यू कम है, आज आपको पैसे देने पड़ रहे हैं ज़्यादा, तो बाकी के बचे हुए पैसे किससे ले लो, होल्डर ऑफ दी ऑप्शन से। उससे किस नाम से चार्ज करते हो आप, प्रीमियम के नाम पे चार्ज करते हो ना, उससे पैसे कर लो चार्ज, ठीक है। 31.82 रुपीज़ आप प्रीमियम चार्ज कर लीजिए फ्रॉम दी होल्डर ऑफ दी ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये जो स्टेप्स हैं ये समझ में आए हो, क्या करना है ये चीज़ें समझ में आई हो। और प्रीमियम का अमाउंट, फंड रिक्वायर्ड टू बाय दी अंडरलाइंग टुडे एंड माइनस पीवी ऑफ हेज पोर्टफोलियो, यही क्यों किया हमने, आपको समझ में आई होप आ गया होगा, क्योंकि आपको आगे जाके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो आपको पता थी 157 पॉइंट समथिंग आ रही थी, क्या आ रही थी 157.5 आ रही थी। उसको हमने क्या किया, पीवी किया, यानी आज की वैल्यू निकाल ली। हम सोच रहे हैं आज मुझे देना तो कितना पड़ रहा है 175 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं फॉर परचेजिंग दीज शेयर्स एंड टू बिल्ड दिस पोर्टफोलियो रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो। मुझे पैसे तो कितने देने पड़ रहे हैं 175, बट मुझे क्या दिख रहा है कि जो मुझे आगे जाके पैसे मिलने वाले हैं उनकी पीवी अगर आज मैं देखूं तो वो कितनी है 143.18। यानी कि मैं क्या करूँगी, बराबर करना चाहूँगी इनको, तो मैं क्या करूँगी, बाकी के बचे हुए पैसे किससे मांगूंगी, बिकॉज आई एम द राइटर ऑफ द ऑप्शन, मैं मांगूंगी होल्डर ऑफ द ऑप्शन से। और मैं किस नाम पे मांग सकती हूँ, प्रीमियम के
नाम पे, तो ये बन गया हमारा प्रीमियम अमाउंट। आंसर दोनों ही मेथड से सेम आता है, चाहे आप रिस्कलेस हेज पोर्टफोलियो मेथड लगाओ, चाहे आप रिस्क न्यूट्रलाइजेशन मेथड लगाओ, आंसर आपका सेम आना चाहिए। हार्डली आपका कुछ पॉइंट्स डेसिमल्स का जो है वो डिफरेंस आ सकता है, उस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान मत देना, बट आंसर सेम आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है फॉर MCQ पर्पस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 2 पीरियड बायनॉमियल मॉडल। नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होंगे, 2 पीरियड्स होंगे। अभी तक क्या था, 1 पीरियड था ना ऊपर, ठीक है। एक 0 पीरियड की बात हो रही थी और एक फर्स्ट पीरियड एंड की बात हो रही थी। यहाँ पे एक सेकंड पीरियड भी है जिसके बारे में हमें बात करनी है। यानी कि देखिए क्या कह रहा है, एक होगा स्पॉट प्राइस, ठीक है, एक फर्स्ट पीरियड एंड के लिए हाई प्राइस होगा और एक फर्स्ट पीरियड एंड के लिए लो प्राइस होगा। अगर फर्स्ट पीरियड एंड पे हाई प्राइस अटेन होता है तो सेकंड पीरियड एंड पे ये हाई प्राइस रहेगा और ये लो प्राइस रहेगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट पीरियड एंड पे ये लो प्राइस अटेन होता है तो सेकंड पीरियड एंड पे ये हाई प्राइस रहेगा, कुछ अमाउंट आपको दिया होगा, और ये लो प्राइस रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बायनॉमियल मॉडल में ये ट्री दिया होगा या फिर इंफॉर्मेशन दी होगी, ट्री आपको खुद ड्रॉ करना होगा। भूलना मत, ट्री आपको ड्रॉ करके आना ही होता है। अगर क्वेश्चन आया है बायनॉमियल मॉडल का, आप डेफिनेटली ये बना के आएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसमें 2 केसेस हैं, एक है यूरोपियन ऑप्शन एंड दूसरा है अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन मैंने आपको बताया था, जिसे आप सिर्फ एक्सपायरी डेट पे एक्सरसाइज कर पाएंगे। इस केस में अमेरिकन ऑप्शन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि अमेरिकन ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि आप उसे एक्सपायरी डेट से पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हो। कब एक्सरसाइज करोगे, जब आपको बेनिफिशियल लगेगा टू एक्सरसाइज दी ऑप्शन नाउ, ठीक है, तभी आप एक्सरसाइज करोगे ना एक्सपायरी डेट से पहले। अगर आपको लगता है कि आज अगर मैं एक्सरसाइज करूं और एक मैं पीरियड एंड यानी एक्सपायरी डेट पे एक्सरसाइज करूं, ठीक है, तो क्या होगा, आज फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है और एक्सपायरी डेट पे फ़ायदा कम होगा, तो आप आज उसे एक्सरसाइज करना चाहोगे। और कौन से ऑप्शन में आप ये चीज़ कर पा रहे थे, अमेरिकन ऑप्शन में। पहले वाला जो पार्ट था जिसमें 1 पीरियड ही था बायनॉमियल मॉडल, उसमें सेपरेट इसलिए नहीं थे क्योंकि एक एक्सपायरी डेट थी, ठीक है, एक ही पीरियड था, 2 पीरियड नहीं थे। अब क्या होगा, अमेरिकन ऑप्शन में वो फर्स्ट पीरियड एंड पे भी एक्सरसाइज कर पाएगा, ठीक है। उसमें तो क्या था, सिर्फ एक ही पीरियड था, वहीं पे दोनों एक्सरसाइज कर पाते, यूरोपियन एंड अमेरिकन बोथ। यहाँ पे क्या है, जो यूरोपियन ऑप्शन वाला है बंदा होल्डर, वो क्या करेगा, सिर्फ सेकंड पीरियड एंड पे एक्सरसाइज कर पाएगा, और जो अमेरिकन ऑप्शन वाला है उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो इन दोनों में से किसी भी डेट पे जो भी उसे बेनिफिशियल लगे, किसी भी पीरियड एंड पे जो भी उसे बेनिफिशियल लगेगा वो एक्सरसाइज कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसी बात पे। देखो बात कर लेते हैं इसी बात पे। देखो लिखा है यूरोपियन ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू निकालनी है एट नोड बी। कौन सा नोड है, बी, यानी कि कंसिडरेशन में क्या रखेंगे, डी एंड ई। क्या ये एक तरीके से अगर हम सिर्फ इसको देखें तो क्या ये हमें 1 पीरियड जैसा लग रहा है, 1 पीरियड जैसा लग रहा है या नहीं, आंसर इज यस, लग तो 1 पीरियड जैसा ही रहा है, लग रहा है ना 1 पीरियड जैसा। तो करना क्या है, सेम जैसे हम हाई प्राइस और लो प्राइस दोनों पे क्या निकाल रहे थे, पे ऑफ्स निकाल रहे थे, फिर उसको एक्सपेक्टेड पे ऑफ में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को, हाई प्राइस था तो उसका जो पे ऑफ था उसको हाई प्राइस की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और अगर लो प्राइस था और उसका पे ऑफ था तो हम उसे लो प्राइस की जो प्रोबेबिलिटी थी उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, दोनों को ऐड कर रहे थे, और क्या आ रहा था हमारे पास, एक्सपेक्टेड पे ऑफ आ रहा था। यहाँ पे जो ये एवरेज पे ऑफ लिखा है इसका मतलब एक्सपेक्टेड पे ऑफ ही है, ठीक है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ ही है। ऑल्सो क्या करना है, वो पे ऑफ कब का होगा, पीरियड एंड का होगा, हमें कब का निकालना है, आज का निकालना है,
हम क्या कर रहे थे, उसका पीवी कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, सेम किया इन्होंने, पीवी किया, बट वैल्यू हमें 0 पीरियड पे नहीं पहुंचानी, सेकंड पीरियड से फर्स्ट पीरियड पे पहुंचानी है, इसलिए सिर्फ एक ही पीरियड के लिए हम उसे डिस्काउंट करेंगे, यानी एक ही पीरियड के लिए हम उसे पीवी करके फर्स्ट पीरियड के एंड पे लाएंगे। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, सेकंड पीरियड एंड का, देखो यहाँ पे हमने क्या है, डी और ई यूज़ किया है ना, डी और ई वाला प्राइस यूज़ किया है, एक हाई प्राइस है एक लो प्राइस है, दोनों पे पे ऑफ निकाला। ठीक है, हाई प्राइस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालती है हमें पता है, लोएस्ट प्राइस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकलेगी वो भी हमें पता है। दोनों को क्या किया, पे ऑफ आया हाई प्राइस पे, मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस, प्लस पे ऑफ आया एट लो प्राइस इनटू क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस। दोनों को जब हमने ये सॉल्व किया, ठीक है, इससे क्या निकलेगा, हमारा एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकलेगा। ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ कब का होगा, सेकेंड पीरियड का। कब का होगा, सेकेंड पीरियड का। उसको लेके कहाँ आना है, वैल्यू कब की निकाल रहे थे, नोड बी की, यानी फर्स्ट पीरियड एंड पे हमें उसे लेके आना है, तो डिस्काउंट भी हम उतने पीरियड के लिए ही करेंगे। हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन वैल्यू एट नोड बी। अगर हमें नोड सी के लिए निकालनी हो, बिल्कुल सेम है, इसको कंसिडर करो, हाई प्राइस लो प्राइस, प्रोबेबिलिटी हमें पता है कैसे निकलती है। मोस्टली क्वेश्चन में क्या होगा, ये जो लो प्राइस है और हाई प्राइस है, ये एक्चुअली में आपको एक ही अमाउंट कुछ गिवन होगा, मान लीजिए कुछ 200 गिवन है, वो इस हाई प्राइस के लिए लो प्राइस होगा और इस लो प्राइस के लिए हाई प्राइस होगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। ऑल्सो जो भी ये हाई प्राइस है और ये जो हाई प्राइस है, ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, ये जो हाई प्राइस है और ये वाले जो दोनों हाई प्राइस है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम ही आएगी। ठीक है, अगर ये 10% से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे भी ये 10% ही होगा और यहाँ पे भी 10% ही होगा, यानी आपको अलग अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार जैसे निकालते हो स्पॉट प्राइस, और जो भी आपका था 1 + PIR या e की पावर RT, जो भी हमें लेना था वो लिया था, माइनस लोएस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय हाई प्राइस माइनस लोएस्ट प्राइस, यही लिया था हमने, वही आप लगाएंगे, एक ही बार लगाएंगे, आपका हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आपको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक ही होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नोड सी की। नोड सी में मैंने क्या बोला, इसे कंसिडर करो, सिर्फ इतने पार्ट को कंसिडर करो, और फिर जैसे सिमिलर वही एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाला, एवरेज का मतलब मैंने बता ही दिया है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालो और पीवी करके उसको लेके आओ एट फर्स्ट पीरियड एंड, क्योंकि वैल्यू कब की निकालनी है, सी नोड की निकालनी है, यानी फर्स्ट पीरियड एंड की निकालनी है, सेकंड पीरियड का ये प्राइस आपको गिवन है। जब आपको वैल्यू निकालनी है नोड ए की, तो आपको कौन से पे ऑफ कंसिडर करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट पीरियड एंड वाले। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन वैल्यू एट नोड ए। आई डोंट थिंक कि आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत आई होगी, आप सेपरेटली उन्हें 1 पीरियड ही समझिए और सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अमेरिकन ऑप्शन में शायद आपको दिक्कत हो सकती है, बट कोशिश करेंगे पढ़ के एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, अमेरिकन ऑप्शन का मतलब मैंने आपको बताया, जब उसे बेनिफिशियल लगेगा वो एक्सरसाइज कर लेगा, अब चाहे वो फर्स्ट पीरियड एंड पे करे या सेकंड पीरियड एंड पे करे। ठीक है, अब अगर इस केस में हमें नोड बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, देखो ये कहता है नोड बी की वैल्यू होगी जो पे ऑफ आएगा एट हाई प्राइस इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज एट 1 पीरियड एंड, या फिर डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड एट सेकेंड पीरियड एंड। कहना क्या चाहता है ये, बात करते हैं। चलिए देखिए,
ये कह रहा है हमें वैल्यू निकालनी है नोड बी की, ठीक है। ये एक्सरसाइज कब कब कर सकता है, या तो ये एक्सरसाइज कर लेगा यहीं पे यानी फर्स्ट पीरियड एंड पे, या ये एक्सरसाइज करेगा सेकंड पीरियड एंड पे। नोड बी कहाँ लाई कर रहा है, हाई प्राइस पे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अगर ये जो पर्सन है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड एंड पे नोड बी पे आ चुका है, ठीक है, यानी हाईएस्ट प्राइस हो चुका है ऑलरेडी, तो ये क्या देखेगा आज के टाइम पे, फर्स्ट पीरियड एंड पे अगर बंदा खड़ा है, ठीक है, तो ये क्या सोचेगा, जिसके पास अमेरिकन ऑप्शन है वो क्या सोचेगा, नोड कौन सा है, बी, यानी वो खड़ा कहाँ पे है, इस हाईएस्ट प्राइस पे। वो सोचेगा ये जो हाईएस्ट प्राइस पे अगर आज ही मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूँ तो क्या पे ऑफ आएगा, ठीक है। एक पे ऑफ तो वो ये वाला कंसिडर करेगा जो इस नोड बी पे आ रहा होगा, और दूसरा पे ऑफ वो क्या कंसिडर करेगा कि अगर वो एक्सरसाइज आज ना करके सेकंड पीरियड एंड पे एक्सरसाइज करे, ठीक है, जिसमें कि एक प्रोबेबिलिटी है कि हाई प्राइस भी हो सकता है और एक प्रोबेबिलिटी है कि लो प्राइस भी हो सकता है, यानी कि वो क्या निकालेगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेगा क्या, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके पे ऑफ्स को, और फिर उसको क्या करेगा, पीवी करेगा और आज की वैल्यू पे लेके आएगा, और फिर इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेगा। क्यों, नोड बी पे है ना वो, आज फर्स्ट पीरियड एंड पे है, अगर पे ऑफ वो इस हाई प्राइस को यूज़ करके निकाले भी, इस हाई प्राइस को यूज़ करके अगर वो पे ऑफ निकाल भी ले, तो वो कब का आएगा, फर्स्ट पीरियड एंड का आएगा, और यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालेगा तो वो कहाँ का आएगा, सेकंड पीरियड एंड का आएगा, पीवी करके कहाँ लेके आएगा, फर्स्ट पीरियड एंड पे, ठीक है। और फिर आपस में कंपेयर करेगा दोनों को, किस चीज़ में उसको ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। अगर उसे लगेगा कि ये जो हाई प्राइस है, ठीक है, जो हाई प्राइस पे आज मैं खड़ा हूँ, इसी प्राइस में अगर मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो मेरा पे ऑफ ज़्यादा है, तो वो फर्स्ट पीरियड एंड पे ही एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, अमेरिकन ऑप्शन है, वो यूरोपियन ऑप्शन पे जाना नहीं चाहेगा। आई होप आप लोग को अब एटलीस्ट समझ में आया हो कि नोड बी की वैल्यू जो है वो हायर ऑफ दीज टू क्यों है, क्योंकि वो जो है वो सेकेंड पीरियड पे जाएगा ही नहीं। अगर उसको फर्स्ट पीरियड पे, अगर वो हाई प्राइस पे खड़ा है, क्योंकि नोड बी की वैल्यू पूछी है, तो अगर वो हाई प्राइस पे खड़ा है तो वो सेकंड पीरियड एंड पे जाएगा ही नहीं। अगर उसको दिख रहा है कि सेकंड पीरियड एंड पे जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ आ रहा है मेरा, उसकी अगर मैं आज पीवी देखूं और आज ही जो हाई प्राइस चल रहा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर वहीं पे मैं एक्सरसाइज कर लूँ तो ये वाला वैल्यू मुझे ज़्यादा मिल रही है, तो मैं सेकंड पीरियड पे जाऊँगी क्यों, ठीक है। और अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करके लगता है कि मुझे अभी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए और सेकंड पीरियड एंड का वेट करना चाहिए, मेरा पे ऑफ तब ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पीरियड एंड पे एक्सरसाइज नहीं करूँगी। यानी मेरे पास तो ऑप्शन है भैया, जो हायर होगा वो बनेगी वैल्यू, ठीक है, वही डिसाइड करेगी वैल्यू। अब आप इसे एक बार पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं वैल्यू ऑफ नोड सी। अगर आपको वैल्यू ऑफ नोड बी समझ आई तो आपको ये भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों, अब वो बंदा खड़ा है यहाँ पे, यानी कि लोएस्ट प्राइस एट फर्स्ट पीरियड एंड, तो वो क्या सोचेगा, अगर मैं आज एक्सरसाइज कर लूँ एट एलपी तो मेरा क्या पे ऑफ आएगा, ठीक है, या फिर अगर मैं वेट करूँ सेकंड पीरियड एंड का तो क्या एक्सपेक्टेड पे ऑफ रहेगा, ठीक है। वो पे ऑफ कब का होगा, सेकंड पीरियड एंड का, पीवी करके कहाँ लाएगा, फर्स्ट पीरियड एंड पे, और दोनों को करेगा कंपेयर, जो भी हायर होगा उस हिसाब से वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, चाहे या तो वह फर्स्ट पीरियड एंड पे करेगा, चाहेगा तो सेकंड पीरियड एंड पे करेगा, अगर उसको लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा तब होगा तो, ठीक है। पे ऑफ एट low price if exercise at first period end and discounted value of expected payoff if option is exercised at second period end। चलिए बात करते हैं ऑप्शन वैल्यू एट नोड ए, यानी कि ज़ीरो पीरियड एंड पे। वो क्या करेगा, जो भी एक्सपेक्टेड ऑप्शन वैल्यू है ऑफ बी एंड सी, ठीक है, ये जो नोड बी है और सी है, इस पर जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही होगी इसको क्या करेगा, पीवी करेगा और लेके कहाँ आएगा, फर्स्ट पीरियड एंड पे लेके आएगा। यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड ऑप्शन वैल्यू ऑफ बी एंड सी दिया है ये भी क्या है, सिमिलर है ऊपर वाले से, यानी कि जैसे हम कर रहे थे यूरोपियन ऑप्शन में
कि जो भी बी और सी पे वैल्यू आ रही होगी वो क्या बनेगी, हमारे लिए पे ऑफ बनेगी, और उसको हम क्या करेंगे, अगेन जो भी प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड हो जाएगा फिर वो, और हमारे पास क्या आ जाएगा उसको पीवी करने के बाद, ऑप्शन वैल्यू एट नोड ए। आई थिंक मैंने शायद जब ऊपर आपको बताया यूरोपियन ऑप्शन में नोड ए, तो मैंने एवरेज पे ऑफ में शायद क्लियर नहीं किया, बट यहाँ पे मतलब क्या है, ये जो हम कंसिडर कर रहे थे ना, फिर क्या होता है, देखो हाई प्राइस है एंड लो प्राइस है, ठीक है। हम ऑलरेडी नोड बी एंड सी की वैल्यू निकाल चुके होंगे, यहाँ पे ये नोड बी एंड ये सी, इनकी वैल्यू निकाल चुके होंगे। ये क्या होंगे, बेसिकली पे ऑफ्स होंगे, ठीक है। बट कब के होंगे, ये फर्स्ट पीरियड के, ठीक है। कब के होंगे, फर्स्ट पीरियड पे। नोड ए कहाँ है, 0 पीरियड पे है, ठीक है। कहाँ पे है, 0 पीरियड पे है। क्या होगा, देखो ये पे ऑफ कब के हैं, फर्स्ट पीरियड के। नोड ए की वैल्यू निकालनी है 0 पीरियड पे, यानी कि अगेन बी और सी की भी कुछ प्रोबेबिलिटी है। क्यों, ये रहा ना हाई प्राइस एंड लो प्राइस, इन दोनों की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, अगेन इन पे ऑफ्स को इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है एंड क्या करना है, ऐड करना है। ये क्या होगा, हमारे पास एवरेज पे ऑफ आ जाएगा ऑफ बी एंड सी, एंड हम इसकी पीवी निकाल लेंगे तो वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, 0 पीरियड। एंड पे सेम चीज़ हमें करनी है इन अमेरिकन ऑप्शन, बी एंड सी की वैल्यू आएगी, ठीक है। उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, जो भी उनकी है ऐड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पे पहुँचेंगे, पीवी करेंगे तो फर्स्ट पीरियड से कहाँ पहुँच जाएंगे, 0 पीरियड के ऊपर। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, ज़्यादा हो आप इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर मुझे सेंड कर देना, मैं आपको डेफिनेटली क्लियर करके दूंगी जो भी आपका डाउट होगा। दोबारा बताना पड़ेगा, मैं बता दूंगी। बिल्कुल भी आप इस चीज़ में कुछ भी सोचना मत, पूछने से पहले आप पूछ लेना, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बता दूंगी। चलिए, लास्ट पार्ट है हमारे पास विच इज़ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, जिसका मतलब क्या होता है, रिस्कलेस प्रॉफिट कमाना, ठीक है। कि रिस्क भी नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट की गारंटी होनी चाहिए 100%। करना क्या है, देखिए, अगर हमें जनरल मेथड के हिसाब से फेयर कॉल प्रीमियम निकाल के दिया हो, या फिर आपको खुद बोला हो कि आप जनरल मेथड का यूज़ करके फेयर कॉल प्रीमियम निकाल लीजिए, एंड आपको एक एक्चुअल कॉल प्रीमियम गिवन हो, ठीक है। एक्चुअल कॉल प्रीमियम आपको गिवन हो, और वो एक्चुअल जो कॉल प्रीमियम है वो क्या है, कम हो फेयर कॉल प्रीमियम से, ठीक है, फेयर कॉल प्रीमियम से। अब आप देखो, है क्या, एक कॉल ऑप्शन है, एक्चुअल प्राइस क्या है, कम है, यानी मैं कॉल ऑप्शन खरीदना चाहूँगी, आई विल बाय द कॉल ऑप्शन, बट आई एम एन आर्बिट्रेजर। मेरा काम सिर्फ एक ये चीज़ देख के कि भाई फेयर प्राइस कम है या ज़्यादा है, और फिर मैं उससे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूँ, यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मुझे क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, विच इज़ रिस्क लेस प्रॉफिट। मैं क्या करूँगी, इफ़ आई एम बाइंग द कॉल ऑप्शन, ठीक है, मेरी पोजीशन क्या है, ओपन है। कैसे, मैंने क्या किया, खरीदने का अधिकार तो खरीद लिया, बट बेचूंगी शेयर कब, किस प्राइस पे, मुझे नहीं पता। आज फिक्स कर लो, सेल कर दो शेयर इन कैश मार्केट, ठीक है। यानी आज ही आप क्या कर दो, कैश मार्केट में शेयर सेल कर दो, ठीक है, सेल पोजीशन ले लो, और फिर आप जो आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है उसके अंदर आप बाय कर लेना शेयर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपको दिया है एक्चुअल कॉल प्रीमियम अगर ज़्यादा है और फेयर कॉल प्रीमियम क्या है, कम है, यानी कि क्या है, मतलब अगेन वो स्पीकर वाला एग्जांपल ही आप रखो। अगर मुझे दिख रहा है कि इसका फेयर प्राइस 1300 है, ठीक है, स्पीकर का, बट शॉपकीपर जो है वो मुझे बोलता है कि इसके आप 1500 रुपये दे दो, ठीक है, मैं उसको ख़रीदना नहीं चाहूँगी। इंस्टेड अगर मेरे पास एक स्पीकर होता तो मैं उसे बेचना चाहती, क्यों, क्योंकि उसका प्राइस है 1300 फेयर प्राइस,
बट वो मार्केट में 1500 में बिक रहा है, तो मैं क्या करूँगी, बेचना चाहूँगी। बट बेचने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉल ऑप्शन है तो उसको क्या करना है, राइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, यानी आपको बनना पड़ेगा, आर्बिट्रेजर को बनना पड़ेगा राइटर ऑफ दी ऑप्शन। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, राइटर कभी भी, जो राइटर है ऑप्शन का, वो कभी भी रिस्क लेस प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ठीक है, वो रिस्क लेस प्रॉफिट नहीं कमा सकता। यानी कि अगर केस है कि एक्चुअल कॉल का प्रीमियम ज़्यादा है फेयर कॉल प्रीमियम से, देयर इज़ नो आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास, एक्चुअल पुट का प्रीमियम क्या है, कम है फेयर पुट के प्रीमियम से, यानी पुट क्या है, सस्ता मिल रहा है मार्केट में। आई विल बाय दैट पुट ऑप्शन। नाउ मेरी पोजीशन क्या है, ओपन है, मैंने बेचने का अधिकार तो खरीद लिया, बट शेयर किस प्राइस पे खरीदूंगी मुझे अभी नहीं पता। अब मैं आर्बिट्रेजर हूँ, मुझे रिस्क लेस प्रॉफिट कमाना है, आई विल बाय दैट शेयर टुडे इन द कैश मार्केट इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट है, अगर एक्चुअल पुट का प्रीमियम ज़्यादा है फेयर पुट प्रीमियम से, यानी कि क्या है, ज़्यादा में बिक रहा है, बट बेचने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा, राइटर बनना पड़ेगा। एंड आर्बिट्रेजर जो है राइटर बन के तो एटलीस्ट कभी भी पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि वो रिस्क लेस प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी नहीं है। बात करते हैं, ये क्या मैंने ऊपर बोला था, अगर आपको जनरल मेथड से फेयर कॉल प्रीमियम निकाल के दिया है या निकालने को बोला है, ठीक है, बट अगर आपको पुट कॉल पैरिटी मेथड से फेयर प्रीमियम निकाल के दिया है, ठीक है, फिर केसेस अलग है। उस केस में जो आपका तरीका रहेगा आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमाने का वो डिफरेंट है। किस तरीके से समझना, पुट कॉल पैरिटी मेथड में हो क्या रहा था, हमने डिस्कस किया था कि वो एक आर्बिट्रेजर को दिमाग में रख के बनाया गया है मेथड, कि भाई आर्बिट्रेजर अगर डिलीवरी लेगा अंडरलाइन की, ठीक है, अब चाहे वो कॉल ऑप्शन का यूज़ करे चाहे पुट ऑप्शन का यूज़ करे, क्या होना चाहिए, आउटफ्लो उसका बराबर आना चाहिए। इसी तरीके से बनाई थी, फॉर्मूला हमें याद है। बात करते हैं, एक्चुअल कॉल प्रीमियम अगर कम है फेयर कॉल प्रीमियम से, ठीक है, अब क्योंकि पुट कॉल पैरिटी पे हैं तो कहीं ना कहीं एक्चुअल पुट प्रीमियम क्या होगा, ज़्यादा होगा फेयर पुट प्रीमियम से। ठीक है, अगर एक्चुअल कॉल प्रीमियम क्या है, कम है फेयर कॉल प्रीमियम से, तो पैरिटी पे लाने के लिए कहीं ना कहीं पुट प्रीमियम जो है वो ज़्यादा होगा एक्चुअल फेयर वाले से। ठीक है, अब आप देखो कॉल क्या है, सस्ते में मिल रही है, तो वी विल बाय द कॉल ऑप्शन। क्या करेंगे, बाय कर लेंगे कॉल ऑप्शन। ऑल्सो पोजीशन क्या है मेरी, ओपन है, पोजीशन क्या है, ओपन है, आई विल बाय द कॉल ऑप्शन, बट सेल किस प्राइस पे करूँगी मुझे नहीं पता, तो मैं आज ही मार्केट में उसे सेल कर देती हूँ। ठीक है, ऑल्सो आई विल राइट द पुट ऑप्शन। क्यों, पुट क्या मिल रहा है, महंगे में बिक रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पुट ऑप्शन महंगे में बिक रहा है, तो मैं आज उसको क्या करूँगी, राइट कर दूंगी। आई विल बाय द कॉल ऑप्शन, आई विल राइट द पुट ऑप्शन। ऑल्सो क्योंकि मेरी पोजीशन क्या है, ओपन है, आई विल सेल द शेयर इन द कैश मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर एक्चुअल पुट प्रीमियम कम है फेयर पुट प्रीमियम से, यानी कि पुट क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो आई विल बाय द पुट ऑप्शन। ऑल्सो अगर ये केस सिनेरियो चल रहा होगा मार्केट में और पुट कॉल पैरिटी पे है, मतलब पुट कॉल मेथड जो है उसमें क्या था, पुट कॉल पैरिटी पे है, यही था ना उसमें, तो क्या होगा, एक्चुअल कॉल का प्रीमियम कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा फेयर कॉल प्रीमियम से, यानी आई विल राइट द कॉल ऑप्शन। ऑल्सो क्योंकि मेरी ये पोजीशन क्या है, ओपन है, आई हैव लाइक परचेज द राइट टू सेल, बट ऑन विच प्राइस आई विल परचेज आई डू नॉट नो, तो मैं क्या करूँगी, आज ही बाय करूँगी इन दी कैश मार्केट टू अर्न द रिस्क लेस प्रॉफिट, राइट। चलिए यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव का जो पार्ट्स थे विच इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शन वो ख़त्म हो जाते हैं। क्वेश्चंस आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा सॉल्व करने में। बस इस चैप्टर में मेनली है क्या कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एटलीस्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि ये चीज़ मुझे रटनी है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, फॉर्मूला है तो किस तरीके से डिराइव हो रहा है,
सेंस बन रही है उस फॉर्मूले की या नहीं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहीं पे भी इसे हवा में नहीं भगाया, सब चीज़ आपको समझाई ही है। कुछ भी फॉर्मूला था समझाया है, किस तरीके से डराइव हो रहा था वो भी बताया है, एग्जाम्पल भी बताया है। आप अच्छे से सुनना, ठीक है। फिर आप खुद एक बार जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज करना। आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए सारी चीज़ें बिफोर सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर मुश्किल नहीं है, बस अगर आप कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे, लॉजिक नहीं समझोगे तो AFM में फिर सब कुछ ही मुश्किल है, फिर डेरिवेटिव नहीं सब कुछ मुश्किल लगेगा, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। आप एक बार कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करेंगे बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ द चैप्टर डेरिवेटिव। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हो, आप चाहते हैं आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एज आई सेड मुझे सजेशन और फीडबैक आप अपना ज़रूर देना। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।